नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है आरबीआई ग्रेड बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, आम बोली-चाली का भाषा में भी आप लोग नेशनल इनकम का इस्तेमाल करते हो। ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक नहीं बना है, बन सकता है। जो भी टॉपिक प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ से सवाल बनता ही है। लेकिन नेशनल इनकम से कोई भारी-भरकम सवाल अभी तक नहीं दिखा है। तो इसका मतलब कि दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। नेशनल इनकम को हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट थ्योरी वाला पार्ट है, जहाँ पर हम लोग सारा थ्योरी समझेंगे। दूसरा पार्ट है कैलकुलेशन वाला, जहाँ पर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये पहला पार्ट है, जहाँ पर हम लोग ये सीख रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, वो क्या-क्या है। ठीक है? तो क्या-क्या हम लोग समझेंगे, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है। जीडीपी का लिमिटेशन क्या है? जीडीपी हम लोग सुने हैं कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सब भी कुछ चीज़ होता है, तो उसको भी समझेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है और द मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। जितना भी मैं बोल रहा हूँ, कहीं से भी सवाल बन सकता है, क्योंकि कहीं से सवाल नहीं बना है और यहाँ से सवाल बनने का चांस ज़्यादा रहता है, बन सकता है इस बार। इसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, उसको भी मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वो भी समझाया हुआ है। तो सारा थ्योरी हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है? इसको फिर हम लोगों ने रीड भी किया है यहाँ पर कि नेशनल इनकम क्या होता है और जो भी एग्जाम्पल है वो भी हम लोगों ने पर्टिकुलरली देखा है। इसी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। आप अक्सर सुने होंगे कि हम लोग नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम हम लोग इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर पाएँ। एक देश को दूसरा देश से कंपेयर कर पाएँ कि मेरा नेशन का इतना इनकम है, तुम्हारा नेशन का इतना इनकम है। मेरा नेशन का इनकम यानी कि मेरा इंडिया का इनकम मान लो कि 2 करोड़ रुपया है और पाकिस्तान का इनकम 5 लाख रुपया है। तो हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि तुम तो 5 ही लाख कमाता है और मेरा कंट्री जो है वो 10 करोड़ कमाता है या 5 करोड़ कमाता है, जितना भी कमाता है। तो कंपेयर करने के लिए नेशनल इनकम आता है। लेकिन आप देखे होंगे कि हम लोग हमेशा नेशनल इनकम ऐसे बात करते नहीं। हम लोग मोस्टली जीडीपी का बात करते हैं कि तुम्हारा कंट्री का जीडीपी कितना है और मेरा कंट्री का जीडीपी कितना है। इंडिया का जीडीपी इतना है और पाकिस्तान का जीडीपी इतना है, यूएसए का जीडीपी इतना है, चाइना का जीडीपी इतना है। जीडीपी का हमेशा बात करते हैं। जीडीपी क्या होता है? ठीक है? इसको देखते हैं। अब जीडीपी के साथ-साथ ना एक जीएनपी का भी थोड़ा-सा घपला होता है। बहुत क कभी-कभी क्या होता है, जीडीपी के साथ जीएनपी का भी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ जीएनपी जो है वो हल्का-सा चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस उसमें है नहीं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या अंतर है? सब समझेंगे, स्टार्ट करते हैं जीडीपी से, है ना? जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ ईयर। अगर हम लोग इंडिया का जीडीपी देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस क्या है और सबको कैलकुलेट कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। तो हम लोग का निकलेगा जीडीपी ऑफ इंडिया। क्या करेंगे? इंडिया में एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना होगा, उस सारा का मार्केट प्राइस को हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग का निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? इसके बाद अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जीएनपी के बारे में बात करें, तो ये क्या है? इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन अ ईयर। ठीक है? जीडीपी में हम लोग क्या देखें कि इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना होगा एक साल में, उसका मार्केट प्राइस जोड़ देना। जीएनपी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक साल में इंडियंस ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाया होगा, उसका मार्केट प्राइस क्या है। तो जीडीपी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि भारत में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, भारत में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, करेक्ट। लेकिन जीएनपी में हम लोग देख रहे हैं कि भारतीयों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है। तो भारतीयों ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाया होगा, उन सब का अगर मार्केट प्राइस जोड़ देंगे, तो हम लोग का निकलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर हम लोग इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना होगा, इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना होगा, उसका मार्केट प्राइस जोड़ देंगे, तो निकलेगा जीडीपी। ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुकेश अंबानी जो है 25,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया इंडिया के अंदर। ठीक है? फिर बिल गेट्स 30,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया इंडिया के अंदर। फिर जेफ बेजोस ये 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया इंडिया के अंदर। इसके बाद एलोन मस्क आया 90,000 करोड़ ये प्रोडक्शन किया है, लेकिन इंडिया में नहीं किया, अमेरिका में किया है। और मुकेश अंबानी ये 90,000 करोड़ खर्चा किया है रशिया में। तो हम लोग जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे इंडिया का, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के अंदर, इंडिया का डोमेस्टिक एरिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको जोड़ देंगे, उसका मार्केट प्राइस जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे,
तो जो इंडिया में बना है उसको ही ऐड करेंगे। अब इंडिया में हो सकता है कि इंडियंस ने बनाया हो, या फिर इंडिया ने हो सकता है कि इंडिया के अंदर कोई दूसरा लोग बनाया हो। जैसे कि मुकेश अंबानी 25,000 करोड़ इंडिया के अंदर बनाया, तो इसको हम लोग लिखेंगे। बिल गेट्स इंडिया के अंदर बनाया 30,000 करोड़, लिखेंगे। जेफ बेजोस ने भी इंडिया के अंदर बनाया 10,000 करोड़, ये भी हम लिखेंगे। अब ये इलॉन मस्क जो है वो अमेरिका में बनाया है, तो वो इंडिया की जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि इस लोकेशन में, इंडिया के लोकेशन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसका मार्केट प्राइस ही हम लोग सिर्फ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलॉन मस्क ने अमेरिका में 90,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया, तो वो हम लोग नहीं लेंगे इंडिया की जीडीपी के अंदर। फिर मुकेश अंबानी ने 90,000 करोड़ खर्चा किया है, प्रोडक्शन किया है रशिया के अंदर, तो वो भी हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग का निकलेगा 65,000 करोड़ जीडीपी इंडिया का। ठीक है, ये तो जीडीपी निकला। मान लो जीएनपी निकालना हुआ तो क्या करेंगे? देखो मुकेश अंबानी जो है, मान लो कि सेम काम किया, 25,000 करोड़ इंडिया में कमाया, इंडिया में प्रोडक्शन किया। बिल गेट्स 30,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया इंडिया के अंदर। ठीक है, जेफ बेजोस 10,000 करोड़ का इंडिया के अंदर किया प्रोडक्शन। इलॉन मस्क 90,000 करोड़ किया प्रोडक्शन, लेकिन अमेरिका में किया। और मुकेश अंबानी जो है रसिया में किया 90,000 करोड़ का प्रोडक्शन। हम लोग जीएनपी में क्या कंसिडर करेंगे? जीएनपी का मतलब हम लोग क्या देखे थे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस में नेशनल्स, हमारा इंडियन नेशनल्स, मतलब कि हमारा नागरिक कितना प्रोडक्शन किया है, अब वो चाहे इंडिया में किया हो या फिर कहीं और किया हो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मुकेश अंबानी जो है वो इंडिया के अंदर बनाया है, तो मुकेश अंबानी बनाया है तो आना ही पड़ेगा, तो लाए। मुकेश अंबानी इंडियन है ना, इसीलिए लाए। फिर देखो बिल गेट्स जो है वो 30,000 करोड़ का इंडिया में बनाया है, लेकिन ये इंडियंस तो नहीं है, ये इंडियन तो नहीं है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जब जीएनपी कैलकुलेट करेंगे। फिर जब जेफ बेजोस है, ये 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया, ठीक है, क्या जेफ बेजोस इंडियन है? इंडियन तो है नहीं, तो इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद एलोन मस्क, ये 90,000 करोड़ का खर्चा किया है, प्रोडक्शन किया है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर किया है, और एलोन मस्क तो इंडिया का है भी नहीं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसके बाद वो मुकेश अंबानी फिर 90,000 करोड़ खर्चा किया है रशिया में, रशिया में जरूर खर्चा किया है, रशिया में प्रोडक्शन किया है मुकेश अंबानी, लेकिन मुकेश अंबानी तो नेशनल है ना, इंडियन नेशनल है, इसीलिए हम लोग फिर इसको भी हम लोग लेंगे, इस चीज को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जीएनपी कितना निकला? 25,000 करोड़ प्लस 90,000 करोड़, 1 लाख 1,50,000 करोड़, है ना? समझ में आ गया आपको कि जीएनपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जीडीपी में क्या कर रहे हैं? जीडीपी में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसका मार्केट वैल्यू। और जीएनपी में देख रहे हैं भारतीयों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। ठीक है, जीडीपी जीएनपी आप समझ गए। ठीक है, अक्सर ये दोनों के बारे में बात होता है, लोग जीडीपी के बारे में बात करते हैं, जीएनपी के बारे में बात करते हैं, लेकिन एनएनपी एफसी के बारे में बहुत कम बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल में नेशनल इनकम जानते हैं क्या है? नेशनल इनकम जीडीपी नहीं होता है, नेशनल इनकम जीएनपी भी नहीं होता है, नेशनल इनकम होता है एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी ठीक है, अक्सर हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये नेशनल इनकम नहीं है, नेशनल इनकम है एनएनपी एफसी। ठीक है, अब समझते हैं एनएनपी एफसी क्या है, एनएनपी एफसी क्या है देखते हैं। देखो ट्रू इनकम ऑफ कंट्री, ट्रू इनकम ऑफ कंट्री, एक्चुअल इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट्स, इसी को तो हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक, अब जो रेसिडेंट्स है, जो कि इंडिया में रहता है, ठीक है, इंडिया में ही रहता है, लेकिन वो हो सकता है कि अब्रॉड से पैसा कमाता हो, या हो सकता है डोमेस्टिकली पैसा कमाता हो, तो सबको हम लोग नेशनल इनकम ही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ तो दुमका में बैठ के बैठा हूँ, ठीक है, झारखंड में बैठा हूँ, और मेरे यूट्यूब से भी अभी पैसा आने वाला है, 2 साल में 8,000 रुपये आने वाला है, 2 साल में मेरे सिर्फ 8,000 रुपये आने वाला है, लेकिन यूट्यूब से आ रहा है, यूएसडी आ रहा है। ठीक है, तो हम फॉरेक्स अर्न किए, यहाँ जो हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न किए, यानी कि फॉरेन इनकम हम अर्न किए, ये तो हम अब्रॉड से कमा रहे हैं, तो ये भी तो हम ही कमा रहे हैं, रेसिडेंट कमा रहे हैं, तो ये वाला इनकम भी नेशनल इनकम का अंदर आना चाहिए। तो एनएनपी एफसी को ही हम लोग ट्रू इनकम ऑफ कंट्री बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्चुअल इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट्स देखते हैं, डोमेस्टिकली या फिर अब्रॉड, कहीं से भी पैसा कमाया हो। ठीक, अब देखो जीडीपी जो हम लोग बात करते हैं उसको ब्रॉडली कहा जाता है, टेक्निकली कहा जाता है जीडीपी एमपी। ठीक है, और नेशनल इनकम जो अभी हम लोग बोले वो है एनएनपी एफसी। तो अगर हमको जीडीपी मिल गया तो उससे क्या हम एनएनपी एफसी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी का मतलब एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी का मतलब हम लोग क्या बोले थे कि एक एरिया में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है उसका मार्केट वैल्यू को जोड़ दो, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस, ये निकलेगा, जीडीपी एमपी निकलेगा।
तो हम लोग अभी जो पढ़े ना जीडीपी, वो जीडीपी एमपी है कहीं ना कहीं टेक्निकल भाषा में, ठीक है, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी को हम लोग एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को तो नेशनल इनकम निकालना है, और नेशनल इनकम तो जीडीपी नहीं होता है, एनएनपी होता है। तो हम लोग एनएनपी निकाल कैसे सकते हैं? देखो, जब भी आपको ग्रॉस बदलना पड़ेगा नेट में, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, ठीक है। ठीक है, ग्रॉस में अगर डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा नेट, ठीक है। डोमेस्टिक में अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर प्लस करेंगे तो मिलेगा नेशनल, ठीक है। आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही रहने देंगे, ठीक है। और एमपी को एफसी में बदलने के लिए हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, कि जीडीपी एमपी मान लो कि 100 रुपया है, ठीक है, मान लो 100 रुपया है जीडीपी एमपी, ये 1000 रुपया है। डेप्रिसिएशन मान लो कि 100 रुपया है, ठीक है। और एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 200 रुपया है। ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है एन एफ आई ए, ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक एग्जाम्पल लो कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो रोहित शर्मा गया साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से वो कमा करके लाया 1000 करोड़ रुपया। लेकिन साउथ अफ्रीका से एक खिलाड़ी इंडिया आया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एडन माकरम, ठीक है। एडन माकरम ये साउथ अफ्रीका का है, और ये इंडिया आया है, और इंडिया में आईपीएल खेला है, और ये भी पैसा कमाया है। ये कमाया है 700 करोड़ रुपया। तो मुझे ये बताओ कि इंडिया के पास नेट में पैसा आया है या नेट में पैसा चला गया है? रोहित शर्मा कमा के लाया साउथ अफ्रीका से 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। एडन माकरम इंडिया आकर के 700 करोड़ रुपया कमा के चला गया। तो नेट में इंडिया को फायदा हुआ कि नेट में इंडिया को नुकसान हुआ? नेट में इंडिया को 300 का अर्निंग हुआ, 300 करोड़ का अर्निंग हुआ। ये जो नेट में फैक्टर इनकम आया है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो एनएफआईए का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, तो मान लो कि एनएफआईए 200 रुपया, ठीक है। ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 50 रुपया है, और सब्सिडी जो है, ये क्या हो गया, एक मिनट, और जो सब्सिडी है, मान लो सब्सिडी है आपका 20 रुपया, ठीक है, सब्सिडी है आपका 20 रुपया, ठीक है, सपोज ये है, ठीक है। तो हम लोग को जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी के अंदर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जीडीपी एमपी में, जो कि 1000 रुपया है, इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो नेट चेंज करेंगे, ग्रॉस नेट में बदलेंगे। ग्रॉस नेट में बदलेंगे तो डिप्रेसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन 100 रुपया है, तो 100 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल बदलना है, तो एनएफआईए प्लस कर देंगे, यानी 200 रुपया प्लस कर देंगे। प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा। एमपी को अगर एफसी में बदलना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो और सब्सिडी को प्लस करो। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो, 50 रुपया को माइनस करो, और सब्सिडी को प्लस कर दो, ठीक है, 20 रुपया को प्लस कर दो, और 1070 हो गया, ठीक है। तो 1070 हो गया। 1070 रुपया जो है वो जीडीपी एमपी से निकल के आ गया है हम लोग का एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि एनएनपीएफसी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट, ओके। चलो ठीक है, समझ गए आप। एनएनपीएफसी एक्चुअल में मैटर करता है, लेकिन नॉर्मली बोला जाता है जीडीपी, जीएनपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, समझ गए, कि एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया यानी कि भारत, भारत में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, सबको प्लस कर देंगे, जीडीपी निकल के आ जाएगा। जीएनपी का मतलब कि भारतीयों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। और एनएनपीएफसी ट्रू इनकम है इंडिया का, एक्चुअल इनकम है अर्नड बाय रेसिडेंट्स, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या फिर अब्रॉड। जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लिया हम। ग्रॉस है, अगर नेट करना है डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक है, नेशनल करना है तो एनएफआईए प्लस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? रोहित शर्मा बाहर जाकर के पैसा कमा कर लाया 1000 करोड़ रुपया, बाहर से एक आदमी आया और वो 10,000 करोड़ रुपया निकाल के चला गया, तो नेट में हम लोग नुकसान हो गया 9,000 करोड़ का। तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम माइनस 9,000 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही रहता है, और मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग को चेंज करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग माइनस करते हैं। मतलब कि
माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। समझेंगे इसको अगले वीडियो में अच्छे से। यहाँ पर हम लोग ओवर भी समझ लिए। अब लिमिटेशन देखते हैं। जीडीपी जीडीपी सबको जीडीपी के बारे में बात करता है, लेकिन जीडीपी से ही हम लोग मेजर करते हैं कि मेरा जीडीपी अच्छा है तो मेरा कंट्री अच्छा है, तुम्हारा कंट्री का जीडीपी खराब है तो तुम्हारा कंट्री खराब है। ये जीडीपी से जो हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, ये कंपेरिजन सही नहीं है। जीडीपी का भी कुछ लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है समझते हैं इसको। लिमिटेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जीडीपी काफी यूज में आता है, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या क्या है समझते हैं। जीडीपी इग्नोर्स इनकम इनइक्वालिटी। जीडीपी तो बोल दे रहा है कि कंट्री खूब पैसा कमा रहा है, पैसा खूब कमा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुकेश अंबानी पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोडक्शन कर दिया था, इसीलिए इसीलिए मेरा जीडीपी अच्छा हो गया है। लेकिन क्या हम कुछ किए? गरीब लोग कुछ किया प्रोडक्शन? गरीब लोग तो प्रोडक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो इनकम इनइक्वालिटी है ये तो इग्नोर हो गया। जीडीपी तो दिखा रहा है कि जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। तब तो हम लोग को दिख रहा है ये जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या इनकम इनइक्वालिटी बदल रहा है? नहीं। तो इसीलिए जीडीपी से हम लोग इनइक्वालिटी को नहीं चेक कर पाते हैं। इनकम इनइक्वालिटी इग्नोर हो जाता है। इसके बाद जीडीपी में हम लोग सिर्फ इनकम का ग्रोथ देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो तो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो भी इग्नोर हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जीडीपी से हम लोग ये नहीं जान सकते हैं कि वेलबींग क्या है, लोग खुश भी हैं कि नहीं है। पैसा कमाने से तो सब कुछ नहीं होता ना, कि आदमी खुश भी रहना चाहिए, उसका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन भी मिलना चाहिए। तो ये वेलबींग को मेजर नहीं करता है। हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस, इसको मेजर नहीं करता है जीडीपी। ब्लैक इकोनॉमी इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मान लो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना सर्विसेज दे रहा है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है। मान लो बहुत सारा ऐसा सर्विसेज आदमी लोग देता है जो कि ब्लैक वाला होता है, ठीक है। बोलता है तुम यहाँ पर 10 रुपया हमको दे दो, हम ये वाला सामान बनवा देंगे। 10 करोड़ रुपया दे दो, ये करवा देंगे। 10 करोड़ रुपया यहाँ पर लिया है, जो भी बदमाश आदमी है वो ब्लैक मनी के अंदर आ गया। ब्लैक मनी के अंदर आ गया तो वो जो है जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होता है। तो ब्लैक मनी कभी भी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होता है। दारू बंद है अभी बिहार में, दारू जो बिक रहा है, दारू जो बिक रहा है, दारू का जो वैल्यू है वो भी नहीं ऐड हो पा रहा है। सिगरेट और या फिर जो भी बहुत खराब खराब चीज होता है, बैंड आइटम होता है, उसको हम लोग जीडीपी में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंड आइटम है बहुत कुछ, मान लो कि बहुत बैंड आइटम बहुत सारा है ना, गांजा या फिर इस टाइप का बहुत सारा हीरोइन, तो ये सब का मान लो कि बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, जीडीपी में नहीं देखते हैं। क्या पता है इसकी वजह से हम लोग खूब पैसा कमा रहे हो, लेकिन जीडीपी के अंदर वो ऐड नहीं होता है। तो ब्लैक इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड। फोकस ऑन क्वांटिटी एंड नॉट क्वालिटी। क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं, क्वालिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। जीडीपी ही है ना भाई जिसमें हम लोग देखे थे कि ग्रोथ ये मेजर करता है, डेवलपमेंट मेजर नहीं करता है। हम लोग देखे थे ना कि ग्रोथ मेजर करता है जीडीपी, और डेवलपमेंट मेजर करता है एचडीआई इंडेक्स, है ना। तो जब सिर्फ ग्रोथ ही मेजर करता है, इसका मतलब डेवलपमेंट को इग्नोर कर दे रहा है। डेवलपमेंट के अंदर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आ गया, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ आ गया। समझे लिमिटेशन? आप समझ गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ये स्लाइड समझ लिए पूरा का पूरा, क्या है क्या नहीं, है ना। इसके बाद जीडीपी, जीडीपी हम लोग बहुत कुछ सुने, जीडीपी क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीडीपी में थोड़ा सा डिटेल में जाओगे ना, आपको सिर्फ यही सुनाई देगा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। तो ये है क्या नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी? समझते हैं उसको। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल समझेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट बेस प्राइस। हम लोग क्या बोलते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग कितना सामान बनाए हैं या फिर कितना सर्विसेज बनाए हैं, उसका मार्केट वैल्यू को जोड़ दो। तो मार्केट वैल्यू कब का? अभी का। अगर अभी का मार्केट वैल्यू अगर ऐड कर रहे हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा, और अगर बेस ईयर का मार्केट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो वो रियल जीडीपी होगा, ठीक है। तो अगर करंट मार्केट वैल्यू या फिर करंट प्राइस में हम लोग जीडीपी निकाले हैं उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, और अगर हम लोग बेस प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के लिए जीडीपी निकाले हैं उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये हर साल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हर साल अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि हर साल हम लोग मार्केट वैल्यू में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। हर साल मार्केट वैल्यू तो चेंज होता रहेगा, क्यों? क्योंकि हर साल तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो मार्केट प्राइस अगर मान लो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, जीडीपी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। भले आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जीडीपी तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जीडीपी है क्या? मार्केट वैल्यू का ही तो समेशन है। मार्केट वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है।
तो हम लोग इस तरह से ना जज नहीं कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा मान लो 10,000 करोड़ था जीडीपी, इस साल हमारा 12,000 करोड़ जीडीपी हो गया, तो प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ा होगा। प्रोडक्शन बढ़ा होगा, हो सकता है कि दाम में बढ़ गया हो, इसकी वजह से 12,000 हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे होते, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन बिना इन्फ्लेशन को कंसिडर किए हम लोग ये थोड़ी चेक कर सकते हैं कि कितना मेरा डेवलपमेंट हो रहा है या कितना मेरा ग्रोथ हो भी रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बेस प्राइस में ही सारा निकालना पड़ता है। एक साल हम लोग पकड़ लिए हैं, उस साल का ही मार्केट प्राइस हम लोग हर बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ठीक है, 2011-12 का जो प्राइसेस चल रहा था ना, उस प्राइसेस को ही हम लोग लेते हैं और फिर हम लोग जीडीपी निकालते हैं। इससे हम लोग को रियल जीडीपी मिलता है कि रियल जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइसेस पे निर्भर करता है, और नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे होता है, और रियल जीडीपी जो है वो बेस प्राइस पे होता है। बेस ईयर का प्राइस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले जीडीपी डिफ्लेटर भी समझ लो। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है। आप बैलून फुलाए, बैलून बैलून हम लोग फुलाते हैं ना, फू 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 बड़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है, इन्फ्लेट हो जाता है। फिर अगर उसको पचका दें तो क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेट हो जाएगा। तो जब जीडीपी इन्फ्लेट हो गया है, जीडीपी को धक्का दो, जीडीपी को छोटा कर दो, जीडीपी झूठ का इन्फ्लेट हो गया है, जीडीपी झूठ का फूल गया है। जीडीपी कब झूठ का फूल गया है, करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर करके जीडीपी फूल जाता है। तो हम लोग को बेस प्राइस में लाने के लिए जीडीपी को डिफ्लेट कर देना होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, ये जो नॉमिनल जीडीपी है उसको रियल जीडीपी में ले आता है, और जो नॉमिनल जीडीपी के अंदर झूठ का इन्फ्लेशन रखा हुआ है, इन्फ्लेशन को खत्म कर देता है। तो इन्फ्लेशन हटा देता है जीडीपी डिफ्लेटर। इन्फ्लेशन की वजह से ही नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी डिफ्लेटर आया और उस इन्फ्लेशन को निकाल दिया, तो नॉमिनल जीडीपी बन गया रियल जीडीपी। ओके, चलो एग्जाम्पल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने प्रोड्यूस किया 1,000 स्मार्टफोन 2011-12 के अंदर। ठीक है, 1,000 स्मार्टफोन इंडिया ने बनाया है, 8,000 रुपया हर एक का दाम था। फिर 2025 में इंडिया ने वापस से 1,000 स्मार्टफोन बनाया। ठीक है, 2021 में 25 में अभी जो है मार्केट में एक स्मार्टफोन का दाम 12,000 रुपया हो गया है। ठीक है, क्योंकि 2011-12 से तो प्राइस बढ़ते गया और सेम स्मार्टफोन का ही दाम 12,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे 2025 का। नॉमिनल जीडीपी किस पे निकलता है, करंट प्राइस पे निकलता है। तो नॉमिनल जीडीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर का प्राइस। तो 1,000 क्वांटिटी हम लोग बनाए थे, 1,000 स्मार्टफोन बनाए थे, और हर एक स्मार्टफोन का दाम 12,000 रुपया है 2025 के अंदर। तो 2025 में जीडीपी निकला हम लोग का 12 लाख निकला। ये जो 12 लाख का जीडीपी निकला, ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी है, नाम का जीडीपी है, ये रियल जीडीपी नहीं है। रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, जब हम लोग सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 20 ईयर के प्राइस के साथ। ठीक है, तो अब निकालते हैं रियल जीडीपी। 2025 का रियल जीडीपी क्या है, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हम बनाए हैं, 1,000 बनाए हैं। बेस ईयर का प्राइस कितना है, बेस ईयर में सेम का प्राइस कितना था, बेस ईयर में सेम चीज का प्राइस था 8,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग 8,000 रुपया से ही गुना करेंगे और निकलेगा 8 लाख। तो हम लोग का रियल जीडीपी 8 लाख है और हम लोग का नॉमिनल जीडीपी 12 लाख है। ठीक है, ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसके अंदर इन्फ्लेशन का भी कंपोनेंट घुसा हुआ है, इसीलिए आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, वही 8 लाख का सामान आपको मार्केट में भी 12 लाख मिल रहा है, तो क्या इन्फ्लेशन ही तो है। ठीक है, तो आप समझ लिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करेगा, डिफ्लेट कर देगा, कर दो, कर दो दोस्त, कर दो। जीडीपी डिफ्लेटर तुम डिफ्लेट कर दो, नॉमिनल जीडीपी को तुम डिफ्लेट कर दो। तो ये क्या करेगा, नॉमिनल जीडीपी ऊपर रखेगा, डिवाइड कर देगा रियल जीडीपी के साथ और गुना कर देगा 100 से। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी 12 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 दिखा, एक 150 निकला। 150 का मतलब कि 150 का मतलब कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो 150% है रियल जीडीपी का। ये हमको मालूम चला 150 का जीडीपी डिफ्लेटर निकलने से। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी रियल जीडीपी है, जो भी रियल जीडीपी है, ठीक है, उससे 50% ज्यादा ही नॉमिनल जीडीपी दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप समझे, ये जो 50% ज्यादा दिख रहा है, ये क्या है 50%, इन्फ्लेशन तो है, इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है, तभी तो आपको दिख रहा है ना, तो इन्फ्लेशन हटा दिया यहाँ से। ठीक है, समझ गए आप, चलो डन हो गया। तो प्राइसेस हैव इंक्रीज 150%। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
ये था नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। हम लोग रियल जीडीपी से ही कैलकुलेट करते हैं कि रियल जीडीपी कितना बढ़ रहा है। रियल जीडीपी बढ़ेगा तब हम लोग को मालूम चलेगा कि एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। ये बहुत जरूरी है भाई। देखो, आप देखोगे कि मान लो कि एक गरीब आदमी है, ठीक है, वो अभी पैसा कमाना चालू किया है, ठीक है, तो वो तुरंत अमीर नहीं बनेगा। और एक ऑलरेडी थोड़ा सा अमीर है, उसके पास जब पैसा आने लगेगा तो वो जल्दी अमीर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, जो गरीब आदमी है वो अभी उसको जो नौकरी लगा है, तो उसके पास बहुत सारा कंजम्पशन करना है उसको। ठीक है, उसको अपना फैमिली को भी देखना है। हो सकता है कि जॉइंट फैमिली हो तो उसको बाकी सारा फैमिली मेंबर का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सेव नहीं कर पाएगा, कंज्यूम खाली करेगा। तो उसके पास ना खाली सेविंग का प्रोपेंसिटी कम है, कंज्यूमिंग का प्रोपेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, और अगर मान लो कि कोई रईस आदमी है, उसके पास पहले से पैसा था, अब उसको जॉब मिल गया है, तो आराम से आईफोन खरीदेगा, सब कुछ खरीद लेगा। कारण क्या? उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं है, प्रोपेंसिटी टू सेव है। उसको खर्च करने के लिए कुछ बचा हुआ ही नहीं है, भाई सेव कर रहा है। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी का मतलब कहीं ना कहीं होता है टेंडेंसी। ओके, डन। ठीक है, अभी इसको हम लोग समझेंगे। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी समझ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को समझते हैं। पहले इसको समझते हैं। देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा इक्वल होगा 1 के। ठीक है, अभी समझो ना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या है? देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपका एवरेज में कितना टेंडेंसी है कि आप खर्चा कर दोगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपका एवरेज में कितना प्रोपेंसिटी है कि आप खर्चा कर दोगे। तो अमाउंट स्पेंड अपॉन टोटल इनकम। ठीक है, जैसे कि हाँ, ठीक है। अब देखो, एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, आपका कितना टेंडेंसी है कि आप सेव करोगे पैसा। तो अमाउंट सेव्ड अपॉन टोटल इनकम। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देखो, राम अर्न करता है 100 रुपया, वो 20 रुपया बचा लेता है, तो उसका एवरेज प्रोपेंसिटी जो है वो 20 रुपया सेव करने का है। तो 100 रुपया अर्न करता है, 20 रुपया सेव कर लेता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या निकलेगा? 80 रुपीज कंज्यूम कर रहा है अपॉन 100 रुपीज, तो इसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकलेगा 0.8। ठीक है, इसके बाद कितना रुपया ये सेव कर रहा है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है 20 रुपीज अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो 0.8 है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और 0.2 निकला है इसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दोनों को मिला करके एक ही आने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, है ना? ठीक है, तो जितना हम लोग एवरेज में अमाउंट स्पेंड करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जितना हम लोग एवरेज में सेव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। डन। और कंज्यूम जितना करेंगे और सेव जितना करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100% आएगा, है ना? अगर 80% हम लोग खर्चा कर रहे हैं तो 20% सेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो 80% खर्चा कर रहे हैं, तो 80/100, 0.8 हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर हम लोग 20 रुपये बचा रहे हैं, 100 रुपये में से 20 रुपये बचा रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग का सेविंग का जो प्रोपेंसिटी है वो 0.2 है, 20/100। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सेम चीज जो है ना, यहाँ पर है हुआ, वहां पर क्या था? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पर क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों मिलकर के इक्वल होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया कि आप कितना एक्स्ट्रा इनकम में कितना रुपया खर्चा करते हैं। मान लो कि आपका इनकम बढ़ गया 100 रुपया से, तो आप जो है 20 रुपये ज्यादा खर्चा करने लगे, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा मनी स्पेंड, एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड अपॉन एक्स्ट्रा टोटल इनकम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर भी वही बात है कि कितना इनकम आपका बढ़ा, तो आपने अपना सेविंग्स कितना बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट सेव्ड, ठीक है, अपॉन एक्स्ट्रा टोटल इनकम। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम का अर्निंग जो है 100 रुपये से बढ़ गया, तो उसका टेंडेंसी है कि वो अपना सेविंग भी 20 रुपये से बढ़ा दिया। अगर उसका इनकम 100 रुपये से बढ़ जाता है ना, अपना सेविंग भी 20 रुपये से बढ़ा देता है, तो इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना निकलेगा? जितना रुपया ये कंज्यूम किया है अपॉन जितना रुपया उसका एक्स्ट्रा बना है। तो एक्स्ट्रा 100 रुपये के लिए वो 80 रुपया खर्चा कर रहा है,
तो उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया 20 रुपीज अपॉन 100 रुपीज, तो आ गया 0.2। ठीक है, अब इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझे, आप लोग क्या समझे, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एक टेंडेंसी, एक एक क्या उसको बोलते हैं, हैबिट। ठीक है, ये एक हैबिट है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि कंज्यूम करने का आपका क्या टेंडेंसी है। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब कि सेविंग करने का आपका क्या ये है, टेंडेंसी है। तो कंज्यूम करने के लिए अगर हम लोग खोजेंगे या सेव करने के लिए खोजेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि एवरेज में आप कितना खर्चा करते हैं या एवरेज में आप कितना सेव करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और अगर हम लोग बोलेंगे कि आपका इनकम इतना बढ़ गया, तो आपका टेंडेंसी है कि आप अपना खर्चा भी इतना बढ़ा दे रहे हैं, या फिर आपका इनकम इतना से बढ़ गया है तो आपका ये टेंडेंसी है कि आप अपना सेविंग्स भी इतना बढ़ा दे रहे हैं। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं बाय कॉलिंग इट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेट किए ये आप देख चुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इसको मैं और थोड़ा जूम करना चाहता हूँ, दिख रहा है तो आपको, चलो थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, बाकी मैं अपना चेंज कर लूँगा अपना लोकेशन। ठीक है, देखो ये कंपनी है जिसको हम लोग बिजनेस फर्म बोल रहे हैं, और ये है हाउस होल्ड। ठीक है, बिजनेस फर्म हम लोग क्या सोचे थे, बिजनेस फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। हाउस होल्ड क्या करता है, उसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेता है। तो जैसे यहाँ पर देखो, कंपनी या फिर बिजनेस फर्म ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है। हाउस होल्ड जो है बिजनेस फर्म को दे रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो बिजनेस फर्म के पास जो भी आदमी लोग काम कर रहा है वो तो हाउस होल्ड से ही गया है ना, जो भी लेबर वहाँ काम कर रहा है वो हाउस होल्ड से गया होगा। जो लैंड किसी को मिला है वो हाउस होल्ड नहीं दिया होगा। जो कैपिटल है, सामान बना है, उसके लिए जो पैसा लगा था वो भी हाउस होल्ड ने दिया होगा। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसका दिमाग है वो भी तो किसी हाउस होल्ड का ही होगा। तो हाउस होल्ड ही देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये चार गो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसका मदद से गुड्स और सर्विसेज बनता है, और वो गुड्स और सर्विसेज फिर बेचा जाता है किसको, हाउस होल्ड को। तो आप देखो इधर से हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहे हैं, और बिजनेस फर्म हम लोग को उधर से लौटा दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। अब गुड्स एंड सर्विसेज हमको लौटा रहा है, उसके बदले में हम इसको पैसा भी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बदले में हाउस होल्ड इसको पैसा भी दे रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड इसको पैसा भी दे रहा है। ओके, और हाउस होल्ड इसको पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर जो लैंड, लेबर, कैपिटल जाकर के वहां पर लगाया हुआ था, इन लोग को भी तो पैसा मिल रहा है, वेजेस के माध्यम से, रेंट के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, प्रॉफिट के माध्यम से। ठीक है, समझ गए आप। तो आप देखो ये चक्कर चल रहा है, पहले हाउस होल्ड क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिया एक कंपनी को, तो उसके बदले में कंपनी ने उसको क्या दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, प्रॉफिट दिया। फिर अब कंपनी ने बना दिया एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस। अब वो जो प्रोडक्ट सर्विस बना दिया उसको हम लोग को बेच दिया, हाउस होल्ड को बेच दिया। अगर हाउस होल्ड को बेच दिया तो हाउस होल्ड अब मनी दिया उसको वापस से। तो आप देखोगे कि ये सर्कुलर इकोनॉमी चलता ही जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर इकोनॉमी चलते रहता है, तो लोगों के पास पैसा आते रहता है और वो खुश रहता है। ये जो चीज हो रहा है ना, ये किसी लेवल पे हो रहा होगा। अगर उस लेवल को हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर कुछ इंजेक्शन करना पड़ेगा, इंजेक्शन भोगना पड़ेगा। किस चीज का इंजेक्शन भोगना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट का, और एक्सपोर्ट का। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है ना, ये और बड़ा लेवल पे होने लगेगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर लोग सेविंग करने लगे, या टैक्सेस यहाँ ज्यादा लगने लगा, या इम्पोर्ट ज्यादा होने लगा, तो इसी का लेवल कम हो जाएगा, इसका लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, इसके अंदर आप इंजेक्शन करते हैं इन्वेस्टमेंट का, या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का, या फिर एक्सपोर्ट का, तो ये जो चक्कर है ना, ये और फास्ट तरीके से चलने लगेगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इकोनॉमी और पैसा कमाने लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, या फिर सेविंग्स कर ले रहा है लोग, खर्चा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यही जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये धीरे धीरे काम करने लगेगा और ये पैसा कम अर्न करेगा। तो यही हमारा इकोनॉमी रहता है,
हमारा इकोनॉमी ये सर्कुलर इकोनॉमी है, यही हमारा इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा? जब हम लोग कुछ इंजेक्शन करेंगे। और ये इकोनॉमी कैसे गिर जाएगा? जब हम लोग लीकेज करेंगे। प्रॉब्लम क्या आता है, कब आता है, मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम कब आता है। मान लो कि यहाँ पर इसको इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि क्राइसिस आ गया है। जब क्राइसिस आ जाएगा तो लोग सेविंग करने लगेंगे, लोग इंपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, लीकेज होने लगेगा, सर्कुलर इकोनॉमी से लीकेज होने लगेगा। और लीकेज हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगा? दिक्कत ये आएगा कि हम लोग का सर्कुलर इकोनॉमी वो धीरे धीरे चलेगा और ये ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर पाएगा और प्रॉब्लम में फंस जाएगा, ठीक। और अगर मान लो कि अब क्राइसिस समय में लीकेज हो ही गया है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर वापस से ठीक करने के लिए? इंजेक्शन भर देंगे। उधर से इधर से अगर पैसा निकल गया ना मेरा, अगर इधर से मेरा पैसा निकल गया है तो भैंस क्या कि इधर पैसा डाल देंगे, वापस से ही चलने लगेगा। तो इधर से पैसा हम लोग डालेंगे कैसे? इधर से पैसा डालने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सरकार को खर्चा करना पड़ेगा या फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो कि कोई एक्सपोर्ट कर दिया तो कैसे ये चीज़ बढ़ जाएगा, या फिर कोई गवर्नमेंट इसमें पैसा डाल दिया तो कैसे बढ़ जाएगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। देखो यहाँ पर समझो, मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो इंटरनेशनल बायर को कुछ सामान बेच दिया है, ठीक है, और यहाँ से उसको पैसा मिल गया है, डॉलर कमा लिया होगा। देखो यहाँ झोपड़ी में रह रह करके डॉलर कमा लिया। जो भी फोटो बनाया है ना उसको एक थाप लगाना चाहिए। सर क्या इंडिया वाला तो झोपड़ी में रहता है? झोपड़ी का फोटो बनाया है यहाँ पर, मैंने कहीं से कॉपी किया है तो मेरे ध्यान नहीं गया मेरा वहाँ पे, मेरे गुस्सा आ रहा है पूरा। क्या मैं हम लोग के झोपड़ी में रहते थोड़ी है ना, गरीब नहीं है हम लोग इंडिया, ठीक है। ठीक है प्रॉब्लम है लेकिन इतना गरीब नहीं है हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो प्रोड्यूसर है, मान लो कि कोई इंडिया का प्रोड्यूसर है, वो इंटरनेशनल बायर को कुछ सामान बेचा है, पैसा आ गया है, ये क्या आया है, डॉलर आया है, ठीक है। द प्रोड्यूसर सेव्स और स्पेंड्स मनी अर्न, जो भी पैसा वो कमाया प्रोड्यूस करके बेच करके, वो पैसा को क्या करेगा, या तो वो सेव करेगा बैंक में, इंडिया का बैंकिंग में जाकर के जमा कर देगा इस इनकम को, या फिर उस इनकम को वो दूसरा चीज इंपोर्ट करने में लगाएगा, या फिर उस इनकम को वो खर्चा करेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। वो कहाँ पर खर्चा करेगा? मान लो सम मनी इज स्पेंट ऑन लोकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे कि ग्रास डाइज आर परचेज फॉर द बास्केट वीविंग कंपनी, वाइल फूड एंड क्लॉथ्स आर ब्रॉट फॉर द फैमिली, ठीक है। मतलब कुछ वो खर्चा कर रहा है अपना इकोनॉमी में और कुछ सेविंग कर ले रहा है, कुछ सेविंग कर लिया और कुछ यहाँ पर खर्चा किया। तो यहाँ पर जो भी खर्चा किया तो किसी के पास पैसा पैसा गया, ठीक है। मान लो कि कपड़ा बेचने वाला पैसा गया, या फिर मान लो कि कोई सामान बेच रहा था, समोसा बेच रहा था, उसके पास पैसा गया। तो जब उसके पास पैसा गया तो वो और पैसा को लगा करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, फिर वो बेचेगा, फिर और अर्न करेगा, फिर वो पैसा लगाएगा, फिर अर्न करेगा, ऐसे वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो प्रोड्यूसर एक बार पैसा खाली कमा करके बाहर से ले आया था, एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लिया और वो एक्सपोर्ट वाला पैसा को यहाँ पर खर्चा कर दिया इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर खर्चा किया तो वापस ये सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर आ गया और ये वापस से पैसा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पूरा माजू, मजा आ गया, ठीक है। वही यहाँ पर दिखा रहा है। मान लो कि हम एक कपड़ा बेचने वालों को पैसा दिए और हम मान लो कि इंपोर्ट कर लिए और फिर बैंक में जमा किए। अब ये बंदा जो है, इसके ई बंदा जो है, ये बंदा वापस से फिर खर्चा किया, किसी दूसरे बंदा को पैसा दिया, और ये बंदा इंपोर्ट भी किया, और ये बंदा जो है यहाँ बैंक में भी दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि पैसा तो एक ही बार आया था, पैसा तो एक ही बार आया था, पैसा तो सिर्फ इस आदमी के पास आया, लेकिन इस आदमी से इस आदमी के पास पैसा आ गया, फिर इस आदमी ने इस आदमी को पैसा दे दिया, इस आदमी ने इस आदमी को पैसा दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हर आदमी के पास पैसा आने लगा और वो हर आदमी खर्चा करने लगा, और वो हर आदमी खर्चा कर करके फिर देश को स्ट्रांग कर दिया और यही सर्कुलर इकोनॉमी बन गया। डन डनाडन, ठीक है। ये है क्या है, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने एक बार पैसा दिया वो मल्टीप्लाई हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन कर दिया, किस चीज का, पैसा का, ठीक है। और ये जो पैसा गया वहां पर वो मल्टीप्लाई हो गया अंदर में, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं मल्टीप्लाई कैसे हुआ, मल्टीप्लायर समझो आप, ठीक। आप देख पा रहे हो कि मैंने कंटेंट को किस तरह से बनाया है, कंटेंट को किस तरह से मैंने सिक्वेंसली रखा है ताकि आपको हर चीज याद हो जाए स्टोरी के जैसा, ठीक है। स्टोरी के जैसा आपको याद हो जाए। और अगर आपको याद हो जा रहा है ओ आप मेरा वीडियो में हाइप दो यार, मेरे वीडियो को लाइक दो यार, और मेरे वीडियो में कमेंट करो यार। आपका कमेंट
मान लो कि मैंने यह बात बोला, आपको अच्छा लगा, वाह यार सर अच्छा कर रहे हैं, तो आप कमेंट करोगे ना तो मुझे अच्छा लगता है। मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ अपना और अपने घर वालों को दिखाता हूँ, देखो कितना मज़ेदार हमको कमेंट मिलता है, दिल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। हम लोग ये जाने कि एक बार इंजेक्शन हुआ ना भाई, एक बार इंजेक्शन हुआ तो सर्कुलर इकोनॉमी में घुसता है पैसा और वो मल्टीप्लाई करने लगता है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंक्रीज इन स्पेंडिंग। अगर खर्च करने में आप एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, ठीक है, तो वो जो है ना वो लार्ज इनकम इंक्रीज कर देगा नेशनल इनकम के अंदर। अगर आप 2 रुपये एक्स्ट्रा आज खर्चा कर दिए ना, तो 2 रुपया जो है वो नेशनल इनकम में 5 रुपया ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई की वजह से। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने पैसा को ऐड किया इन्वेस्ट करके। ठीक है, यहाँ समझते हैं। देखो गवर्नमेंट के पास मान लो कि 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, ये 100 करोड़ रुपया वो खर्चा किया, 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपये वो खर्चा किया, सरकार जो है 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपया खर्चा किया। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, 80 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो ये जो पैसा खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लो कि खर्चा किया, रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, तो ये पैसा किसके पास गया? पैसा कौन अर्न किया? जो वहां पर लेबर लोग था वो अर्न किया, वहां का ठेकेदार अर्न किया, कॉन्ट्रैक्टर अर्न किया, वहां पर इंजीनियर अर्न किया। ठीक है, तो इंजीनियर के पास पैसा आ गया, सबके पास पैसा आ गया, तो लेबर के पास पैसा आ गया, इंजीनियर के पास पैसा आ गया। ये जो पैसा इन लोगों के पास आया है, लेबर लोग के पास 80 करोड़ रुपया, ये लोग भी खर्चा करेगा ना कहीं पर। तो मान लो कि 6400 करोड़ खर्चा किया। अब ये कितना खर्चा कर रहा है ये हम लोग को मालूम चलता है एमपीसी से, कि कितना रुपया खर्चा कर रहा है। ये 80 करोड़ में से 64 करोड़ ही खर्चा किया। क्यों किया 64 करोड़? 50 करोड़ भी खर्चा कर सकता था, 40 करोड़ भी खर्चा कर सकता था, लेकिन ये 64 करोड़ क्यों खर्चा किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसका टेंडेंसी होगा कुछ खर्चा करने का। जैसे उसका इनकम बढ़ता होगा तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करता होगा। ठीक है, उसका टेंडेंसी होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एमपीसी। ठीक, ठीक है, तो मान लो कि ये 64 करोड़ रुपए खर्चा किया, तो इसका दूसरे को बेनिफिट होगा, दूसरे को पैसा मिल गया होगा। किसको? दूसरा पार्टी को पैसा मिल गया होगा। कितना? 64 करोड़ रुपया खर्चा किया था, 64 करोड़ रुपया ही बेनिफिट हो गया दूसरा पार्टी को। अब दूसरा पार्टी को जो पैसा मिला है वो भी आगे खर्चा करेगा, तो 64 करोड़ में से ये खर्चा करेगा, तो कितना खर्चा किया ये? 51.2 करोड़ रुपए। इतना ही खर्चा क्यों किया ये फिर से? क्योंकि इसका भी टेंडेंसी कुछ होगा, इसका भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ होगा, तो उस हिसाब से इतना स्पेंडिंग किया है। तो ये जितना स्पेंडिंग किया होगा दूसरे का इनकम हो गया होगा, फिर ये दूसरे का इनकम हुआ होगा, दूसरा पार्टी का इनकम हुआ होगा, ये भी तो फिर से पैसा खर्चा किया होगा किसी को, और ये फिर से पैसा खर्चा किया होगा तो किसी और को मिला होगा, फिर जिसको भी मिला होगा वो फिर वापस से खर्चा किया होगा, फिर वो वापस से खर्चा किया होगा और फिर किसी और का इनकम बन गया होगा। तो ऐसे करते 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 ना, जो सरकार 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा था वो कितना बेनिफिट दे देता है? 500 करोड़ का बेनिफिट दे दिया इकोनॉमी को। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि क्राइसिस के समय में गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर देगा तो इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आ जाएगा और लोगों के पास इनकम आ जाएगा और इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगा। ठीक, यहाँ से एक और चीज समझे कि गवर्नमेंट को खर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करेगा इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आना भी तो चाहिए कि बस खर्चा करते रहे, गवर्नमेंट के पास पैसा आना भी चाहिए। ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपया आ रहा है और गवर्नमेंट जो है 110 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। क्यों? क्यों कर रहा है भाई? अरे करना पड़ेगा, अगर 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करेंगे तभी तो इकोनॉमी और बूस्ट हो जाएगा, इकोनॉमी और बूस्ट कर जाएगा तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। जो 10 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा भी खर्चा किए हैं वो भी मैनेज हो जाएगा, वो भी लौट के आ जाएगा, और लौट के आ जाएगा तो किसी से अगर उधार भी लिए होंगे लौटा देंगे। इसीलिए आप देखोगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप समझोगे करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। ठीक, बस इतना मुझे समझाना था आपको कि मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या होता है कि आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, वो पैसा सर्कुलर इकोनॉमी में जाता है, पैसा बढ़ जाता है। डन डनाडन। ओके, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों ने एमपीसी के माध्यम से समझा था कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लायर। यहाँ पर 100 करोड़ रुपया लगा करके हम लोग का इकोनॉमी में 500 करोड़ हो गया, तो 5 करोड़ 5 गुना हो गया इकोनॉमी। तो ये जो 5 गुना हो गया इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में मैंने कैसे समझाया है। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, एमपीसी जो है वो 0.8 है। फॉर एग्जाम्पल जो कंज्यूम करने का लोगों के पास प्रोपेंसिटी है वो 0.8 है, यानी 0.8 जो है आदमी कंज्यूम कर लेता है।
यानी जो एडिशनल उसको 100 रुपया पैसा आया है, तो एडिशनल पैसा जो आया है ना, एक्स्ट्रा इनकम, उसमें से 0.8 यानी कि 80% वो कंज्यूम कर देगा और 20% वो सेव रखेगा। लेकिन यहाँ पर 80% जो वो कंज्यूम किया है, यानी कहीं खर्चा कर दिया, और यही जो 80% खर्चा कर दिया, यही मल्टीप्लाई होगा। तो एमपीसी अगर 0.8 है, तो मल्टीप्लायर अगर हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीसी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकला? 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1/एमपीएस। इसको हम लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लायर। यहाँ पर देखो 0.8 जो है वो कंज्यूम कर रहा था, यानी 0.2 जो है वो सेव कर रहा होगा। तो हम लोग का यहाँ पर मल्टीप्लायर आया 5, ये मल्टीप्लायर आया 5। इसका मतलब कि सरकार अगर 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा तो 5 गुना बढ़ जाएगा इकोनॉमी, और इनकम कितना बढ़ जाएगा? नेशनल इनकम 5 गुना, यानी 500 करोड़ हो जाएगा, जिसको कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, और उसमें से 100 करोड़ में से वो स्पेंड किया है 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू इनकम आया। फिर इसको मैंने समझाया ही आपको कि कैसे इनकम बढ़ता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आप समझे, और सर्कुलर इकोनॉमी आप समझे, ये भी समझे कि इंजेक्शन क्या होता है, लीकेज क्या होता है। लीकेज होता है जब आप सेविंग कर लेते हो, टैक्सेस दे देते हो, ठीक है, या फिर इंपोर्ट कर लेते हो, तो वो क्या होता है? आपका लीकेज हो जाता है, इकोनॉमी से पैसा चला जाता है। और अगर आपको इकोनॉमी के अंदर पैसा लाना है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा लोगों को, तब जा करके वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आएगा तब वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर काफी कुछ समझ लिए। ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो, ठीक कर लिया मैंने। अब देखो, ग्रॉस वैल्यू एडिड समझेंगे, पर कैपिटा इनकम समझेंगे, हमारा काम हो गया। ग्रॉस वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप सुने होंगे जीडीपी, आप सुनते हैं, जीवीए भी आप सुने होंगे काफी। जीडीपी और जीवीए, आपको मालूम है, जीडीपी तो ठीक है, इनकम कैलकुलेट करने का अच्छा तरीका है, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है ग्रॉस वैल्यू एडेड से। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड से भी हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, और ये अच्छा तरीका है। समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं ना। मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बनते बनते कितना का वैल्यू जनरेट हम लोग किए हैं, जितना का वैल्यू हम लोग जनरेट किए हैं, एक्चुअली में वही हमारा इनकम है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अगर जनरल इसका डेफिनेशन समझे, तो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, लेकिन इसको समझने के लिए ना इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लो एक किसान है, वो 40 रुपया का खाद लाया, पानी लाया, ठीक है, और एग्रीकल्चर किया, और एग्रीकल्चर करके वो शुगर केन उगाया। ठीक है, खर्चा लगा था उसका 40 रुपया, शुगर केन को वो बेचा 100 रुपया में, तो वैल्यू कितना क्रिएट करा? वैल्यू क्रिएट किया 60 रुपया का। ठीक है, अभी जो शुगर केन जो भी खरीदा है, शुगर केन का मिल खरीदा होगा, जो मिल होता है ना, मिल खरीदता है, तो मिल ने खरीदा, इसमें 20 रुपया का खर्चा और किया, प्रोसेसिंग किया इसको, और इसको शुगर बना दिया, और शुगर को बेचा 200 रुपया में। तो यहाँ पर कितना वैल्यू जनरेट हुआ? 120 रुपया यहाँ पर खर्चा लग गया, और 200 रुपया में हम लोग बेचे, तो यहाँ पर वैल्यू जनरेट हुआ 80 रुपये। ठीक है, इसके बाद शुगर जो भी खरीदा है, उसने 100 रुपये यहाँ पर लगाया और उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और 100 रुपया में दूध लाया होगा, मिल्क पाउडर लाया होगा, और वो आइसक्रीम बना दिया। तो यहाँ पर उस शुगर का ही वैल्यू जो है वो 500 रुपये में बेचा, आइसक्रीम को 500 रुपये में बेचा, किसको बेचा? होलसेलर को बेच दिया होगा। तो यहाँ पर वैल्यू जनरेट किया 200 रुपया। अभी जो होलसेलर है, 100 रुपये लगा करके ट्रांसपोर्ट कराया, ठीक है, और इसका एडवर्टीजमेंट भी किया, और फिर इसको मार्केट में बेचा 650 रुपये का। तो यहाँ पर वैल्यू कितना ऐड हुआ? 50 रुपये का। 550, यहाँ पर 600 और 650 में बेच दिया, 50 रुपये का वैल्यू ऐड हुआ। तो ये जितना ही वैल्यू ऐड हुआ ना अलग अलग समय में, ये सारा वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे, तो वो निकलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू हम लोग ऐड कर दिए, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना निकलेगा? 60 प्लस 80 प्लस 200 प्लस 50, निकल के आया 390। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, तो जीडीपी अगर आपको निकालना पड़े जीवीए से, क्योंकि अभी हम लोग जीवीए निकाले, अभी जो जीवीए निकाले ना, इसको हम बोलते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। जीवीए को अगर जीडीपी में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? जीवीए में ऐड कर देंगे टैक्स अर्नड बाय गवर्नमेंट, और माइनस कर देंगे सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट। ये दो चीज कर देंगे तो हमारा जीवीए जीडीपी निकल जाएगा। तो आपके पास जीवीए है,
और आपको बोल रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स अर्न किया है और कुछ गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दिया है, तो जीडीपी निकालो। निकाल लोगे आप? निकाल लोगे कि नहीं? तो ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, डन। एक और चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जीडीपी जो है ना, वो मोस्टली जो है बड़ा ही रहता है। जीडीपी जो है मोस्टली बड़ा ही रहता है जीवीए से। क्यों? क्योंकि देखो जीवीए में कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं, टैक्स को ऐड कर रहे हैं और सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं। टैक्स तो सरकार हमेशा ज़्यादा ही लेता है, इसीलिए जनरली देखा जाता है कि जीडीपी हमेशा ज़्यादा रहता है। रेयरली केस में जीडीपी कम रहेगा। ठीक, लेकिन देखो जीडीपी के अंदर कहीं ना कहीं सब्सिडी भी है, और सब्सिडी को माइनस कर दिए हैं और टैक्स ऐड कर दिए हैं, यानी दो चीज़ को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट किए हैं, तब जाकर जीवीए से हम जीडीपी बनाए हैं। ठीक है, तो मान लो कि कभी एग्जाम्पल के लिए कभी हम टैक्स पूरा बढ़ा दें, समझे, पूरा टैक्स बढ़ा दें। ठीक है, मान लो कि हम लोग का पूरा देश जो है ना, वो वैल्यू ऐड किया है 10,000 करोड़ का। ठीक है, और सरकार टैक्स लगा दिया एकदम 5,000 करोड़ का, तो जीडीपी कितना दिखेगा? जीडीपी दिखेगा 15,000 करोड़ का। लेकिन क्या 15,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है? नहीं किया। हम लोग का जीडीपी यहाँ पर फ्लॉड है, टैक्स की वजह से हम लोग का जीडीपी बढ़ गया। असली तो जीवीए था। तो जीवीए जो है ना, वो बेटर मेजर है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। ओके, देखो हम लोग क्या क्या नहीं समझे, आज हम लोग पूरा बढ़िया समझ लिए इस चीज को। ठीक है, देख लोगे ना आप 2 बार, कभी नहीं भूलोगे। इतना डिटेल में आपने कहीं पढ़ा होगा? बहुत मुश्किल से मैंने ये सब कुछ करा है। एक लाइक तो यार बनता है यार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देखो, नेशनल इनकम है, मालूम है कि पूरा राष्ट्र का उतना इनकम है, तो सारा राष्ट्र का इनकम अगर हम लोग पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे, तो हर एक आदमी को कितना इनकम पहुंचेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो एवरेज इनकम पर पर्सन इन ईयर, इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड इन यूएसडी। यूएस डॉलर्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्यों यूएस डॉलर्स में हम लोग इसीलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम लोग सारा कंट्री का पर कैपिटा इनकम हम लोग यूएस डॉलर्स में देख सकें। अगर हम लोग यूएस डॉलर्स में सारा कंट्री का पर कैपिटा इनकम देख पाएंगे, तो हम लोग ये जान पाएंगे कि कौन सा कंट्री ज़्यादा कमाता है, कौन सा कंट्री के लोग कम कमाता है, कौन सा कंट्री के लोग बहुत कम कमाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। एंड नेशनल इनकम का मतलब क्या था? एनएनपीएफसी। ठीक है, क्या बेनिफिट है? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंटर कंट्री कंपैरिजन हम लोग कर पाते हैं, 2-3 कंट्री का कंपैरिजन कर पाते हैं। पॉलिसी मेकर को भी हेल्प करता है, तब इसमें ये चेक कर पाते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। और पर कैपिटा इनकम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी आता है। इसका कुछ लिमिटेशन है पर कैपिटा इनकम का, इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देता है। पूरा जीडीपी इनइक्वालिटी को कर दिया था इग्नोर, तो ये तो पर कैपिटा इनकम है, जो कि हम लोग जीडीपी से ही निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं नेशनल इनकम से ही निकाल रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इफेक्ट इसके अंदर रहता है, पर कैपिटा इनकम के अंदर इन्फ्लेशन इफेक्ट रहता है। इसके बाद नॉन इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर नहीं दिख पा रहे हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ये नहीं दिख पा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो पर कैपिटा इनकम यूज करता है कंट्री को क्लासिफाई करने में, और पर कैपिटा इनकम से ही देखता है कि कौन सा कंट्री रिच है, कौन सा कंट्री कंगाल है। 4 गो ये करता है ये कैटेगराइजेशन। एक है लो इनकम कंट्रीज, एक है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, एक है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, और एक है अपर इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो सबका पर कैपिटा इनकम जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब कि आप खोजो आपको मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है, ये जरूरी है कि सबका पर कैपिटा इनकम का रेंज कितना है। ठीक, इंडिया जो है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है। 2025 का मैंने डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, तो आप जाओ और ये सेम चीज़ ही सर्च करो। ठीक है, 2026 के लिए, और आपको मिल जाएगा जो डेटा, वो डेटा को यहाँ पर आप रिप्लेस कर देना। ठीक है, 2025 का डेटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि वेस्ट बंगाल में इंडिया का, वेस्ट बंगाल बोल रहा है यार, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा कितना है? 2696 यूएस डॉलर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के लिए, आईएमएफ के हिसाब से इंडिया का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा कितना है? 2878 यूएस डॉलर। ठीक है, अब पीपीपी के बेसिस पे कितना है? देखो पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी का इसका मतलब ये होता है कि देखो, आप ठीक है, आप $10 आप अमेरिका में कमा रहे हैं, आप अमेरिका में कमा रहे हैं $10, वहां पर आपको सामान खरीदने में लग रहा है $8। ठीक है,
हम यहाँ पर 2500 रुपये कमा रहे हैं और हमको सामान खरीदने में सिर्फ 1000 रुपये लगता है, यानी हम 1000 रुपये खर्चा करते हैं, मेरा पैसा बच जाता है, आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन हम तो 2500 रुपये कमा रहे हैं, 2500 रुपये कमा रहे हैं। और एक आदमी है जो कि $10 कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, $10 या $100 कमा रहा है, लेकिन उसके पास पैसा बच नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग देश का अलग अलग महंगाई भी होता है। तो अलग अलग देश का अगर हम लोग महंगाई भी कंसिडर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना रुपया किसके पास है, तो उस हिसाब से निकलता है हम लोग का पीपीपी बेस्ड नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा। तो जब पीपीपी पे आधार पर हम लोग देखते हैं, यानी इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं अलग अलग नेशन को लेकर के, उस केस में हमारा जो पैसा है, हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है, वो है $12,132। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, चलो अब रीड करते हैं नेशनल इनकम को, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था जैसे कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपीएफसी। ठीक है, तो जीडीपी को देखते हैं। जीडीपी का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है। ठीक है, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, यूजुअली अ ईयर। इट इज द की इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। जीडीपी का मतलब होता है भारत में चाहे वो कोई भी हो, अगर वो भारत में गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है तो उसका मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी क्या होता है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड विद इन द कंट्री और अब्रॉड। मतलब भारतीयों ने या फिर किसी भी कंट्री का रेसिडेंट्स ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है उसका मार्केट वैल्यू का टोटल कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट रिप्रेजेंट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इट इज द एक्चुअल इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जीडीपी से अगर हम लोग नेशनल इनकम में जाएं, यानी कि जीडीपी से हम लोग एनएनपीएफसी में जाएं, तो क्या करेंगे? ग्रॉस को चेंज कर देंगे नेट में, कैसे? डेप्रिसिएशन माइनस करके। डोमेस्टिक को चेंज कर देंगे नेशनल में, कैसे? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करके। प्रोडक्ट को चेंज करना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट ही रहेगा। मार्केट प्राइस को चेंज करेंगे अगर फैक्टर कॉस्ट में, तो हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करने का मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो और सब्सिडी को प्लस करो। ठीक है, इसके बाद जीडीपी का क्या लिमिटेशन होता है? ये इनकम इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देता है। ठीक है, जीडीपी शोज टोटल आउटपुट बट नॉट हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ठीक है, इसके बाद जीडीपी जो है वो एक्सक्लूड करता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज को, जैसे कि कोई अनपेड वर्क है, हाउस होल्ड वर्क है, वॉलंटियर सर्विस है, इसको तो कंसिडर नहीं किया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। इट इग्नोर्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जीडीपी हो सकता है कि राइज करे, लेकिन प्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट हार्म पहुंच रहा हो, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इट डजेंट मेजर वेलबींग, हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस, इसको कंसिडर नहीं करता है, इसको काउंट नहीं करता जीडीपी। ब्लैक इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड। इनफॉर्मल या फिर इलीगल ट्रांजेक्शन आर नॉट कैप्चर्ड इन जीडीपी। इट फोकसेस ओनली ऑन क्वांटिटी एंड नॉट क्वालिटी। ठीक है, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है सिर्फ यही देखता है, कैसे बन रहा है, क्वालिटी क्या है, ये चीज चेक नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग देख लिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या मतलब होता है। एक हाउस होल्ड है, एक है फर्म, एक बिजनेस फर्म सामान को यानी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और बेचता है। हाउस होल्ड जो है उसको खरीदता है, कंज्यूम करता है। तो पहले हाउस होल्ड जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब देता है बिजनेस फर्म को। इसके बदले में बिजनेस फर्म क्या देता है इसको? वेजेस, रेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट देता है हाउस होल्ड को। अब जो है बिजनेस फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल मिल गया, एंटरप्रेन्योरशिप मिल गया, तो उससे वो प्रोडक्ट बनाता है, सर्विसेज बनाता है, और वो जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उसको बेचता है फिर हाउस होल्ड को ही। फिर हाउस होल्ड उसके लिए फिर पेमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी या फिर बिजनेस फर्म और हाउस होल्ड के बीच में ही पूरा इकोनॉमी चल रहा है। ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इस इकोनॉमी को अगर हम लोग को तेजी करना है तो हम लोग इस इकोनॉमी के अंदर कुछ इंजेक्शन कर देंगे, कुछ डाल देंगे, कुछ पैसा ऐड कर देंगे। अगर हम लोग पैसा ऐड करेंगे 10 रुपया तो 100 रुपया बन जाएगा यहाँ पर। अगर हम लोग 20 रुपया ऐड करेंगे तो यहाँ पर 200 रुपया बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। ये पैसा हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट खर्चा कर सकता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट से भी हम लोग ये पैसा लेकर के आ सकते हैं। ये पैसा आएगा तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है ये बूस्ट कर जाएगा, यहाँ पर वैल्यू भी बनने लगेगा, पैसा भी बढ़ने लगेगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है लीकेज। हो सकता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी से पैसा चला भी जाए, आपको कंट्री से पैसा चला भी जाए। वो कैसे जाएगा? सेविंग्स अगर आपने कर लिया, कोई सेविंग्स कर लिया, या फिर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, या फिर इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया,
तो उस केस में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी से पैसा चला जाता है। ठीक है, तो लीकेज क्या है, इंजेक्शन क्या है, ये आपको मालूम चल गया। यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसके अंदर फिर हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन से पैसा जो है वो मल्टीप्लाई कर जाता है। तो इस यहीं से कॉन्सेप्ट आया है कि मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर मल्टीप्लायर मैंने बताया कि मल्टीप्लायर क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देगा, या फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो पैसा इंजेक्ट हो जाएगा। पैसा इंजेक्ट हो जाएगा तो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ही मैंने वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर है जो कि इंटरनेशनल बायर को कुछ सामान बेचता है तो उसको डॉलर मिल जाता है या पैसा मिल जाता है। ये जो पैसा उसको मिल गया है वो या तो बैंक में रख देगा, या फिर इंपोर्ट कर लेगा, या फिर ये खर्चा कर लेगा। खर्चा करेगा तो किसी और के पास पैसा आ जाएगा, जिसके पास ये पैसा आएगा वो और कहीं खर्चा करेगा। ठीक है, वो भी कहीं पर इंपोर्ट करेगा, वो बैंक में भी रख देगा। फिर यहाँ जो पैसा आया है ये भी कहीं पर पैसा खर्चा करेगा, तो कहीं पर खर्चा करेगा पैसा तो किसी और के पास पैसा आएगा। ठीक है, या फिर वो इंपोर्ट कर लेगा, या फिर वो बैंक में रखेगा। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा पैसा जो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और सर्कुलर फ्लो के अंदर मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये तो हो गया कि हम एक्सपोर्ट कर लिए, लेकिन मैंने क्या बोला था कि एक्सपोर्ट करके भी हम लोग इंजेक्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट खर्चा करके भी इंजेक्शन कर सकता है। अगर गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगा तो कैसे पैसा मल्टीप्लाई होगा। देखो, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो फैक्ट्री सेटअप कर लेगा। मल्टीनेशनल कंपनी फैक्ट्री सेटअप कर लेगा तो फैक्ट्री के पास ज़्यादा पैसा आने लगेगा, और वो ज़्यादा करके ज़्यादा खर्चा भी करेगा, पैसा आएगा तो खर्चा करेगा। अगर वो खर्चा करेगा तो लोकल सर्विसेज बूस्ट हो जाएगा, लोकल डिमांड बढ़ जाएगा। अगर लोकल डिमांड बढ़ जाएगा तो लोकल वो प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, प्रोड्यूस करेगा तो सेलिंग होगा, सेलिंग होगा तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलने लगेगा, और गवर्नमेंट टैक्स मिलेगा वो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, चल जाएगा, है ना। ठीक है, चलो, तो ये आप समझ लिए। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है यहाँ मैंने बताया है, एग्जाम्पल लिया है। सपोज इंडिया ने प्रोड्यूस किया है 1000 स्मार्टफोन 2011-12 में और 2025 में। तो प्राइस जो है 2011-12 में यानी बेस ईयर में 8,000 रुपया था, और प्राइस 2025 में 12,000 रुपया था। तो अगर नॉमिनल जीडीपी हम लोग निकालेंगे 2025 का, कैसे निकालेंगे, करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस। ठीक है, तो कितना निकलेगा, 12 लाख निकलेगा। इस 12 लाख में इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है ना। अब रियल जीडीपी हम लोग निकाल रहे हैं 2025 का। 2025 का रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, जब हम लोग क्वांटिटी तो इसी साल का लेंगे, लेकिन प्राइस जो है वो बेस ईयर का लेंगे। ठीक है, तो बेस ईयर यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है, 2011-12 है मान लो। ठीक है, यहाँ पर 11-12 होगा, 11-12 बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर प्राइस जो है वो 8,000 था, और क्वांटिटी कितना बनाया है 1,000। तो रियल जीडीपी कितना हो गया, 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, 8 लाख हो गया। ये जो 8 लाख है इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं है, ये रियल ग्रोथ शो कर रहा है। तो रियल जीडीपी से हम लोग मेजर करते हैं जीडीपी को। ठीक है, नेशनल इनकम। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, ये जो इन्फ्लेटेड नॉमिनल जीडीपी है ना, इसको डिफ्लेट कर देता है और ट्रू इकोनॉमिक आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, डिफ्लेट कर देता है। किसको डिफ्लेट कर देता है, इन्फ्लेटेड नॉमिनल जीडीपी को। इसीलिए इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर निकला 150। 150 का मतलब कि प्राइस लेवल जो है वो 50% से बढ़ गया है। कितना हो गया, 150% हो गया फ्रॉम बेस ईयर। अभी जो बेस ईयर है हम लोग जो अभी मानते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाता है, बेस ईयर 2011-12 अभी चल रहा है, लेकिन इस बेस ईयर को रिवाइज करने का हम लोग ठाने हैं, और रिवाइज होने वाला है ये बेस ईयर। अब जो 11-12 का बेस ईयर था ना, ये बेस ईयर बदल करके हो जाएगा 22-23 का। ये कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट है 27 फरवरी 2026। अब देखो कब होता है। ठीक है, तो आप देखते रहना कि ये रिवाइज हो गया है, तो आप एक बार चेक करके अपना नोट्स को ये कर लेना। ठीक है, मतलब अपडेट कर लेना। तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर ये भी देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए हैं, बस यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखो, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी। तो एपीसी या एपीएस का क्या मतलब है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं इसको। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ टोटल इनकम आप कितना कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम। अगर आपका इनकम 100 रुपया है और कंज्यूम आप 80 रुपया करते हैं, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना निकला, 0.8। ठीक है, इसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, आपका टोटल इनकम के अंदर आप सेव करने का कितना आपका हैबिट है, सेव करने का आपका कितना टेंडेंसी है। तो आउट ऑफ टोटल इनकम हाउ मच इज सेव्ड, एपीएस इज इक्वल टू सेविंग्स अपॉन इनकम। अगर आपका इनकम 100 रुपया है
और आप कंज्यूम कर रहे हो 80 रुपया, तो आपका एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हुआ 0.2। हमेशा ये देखिएगा कि एपीएस प्लस एपीसी 1 रहेगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये हमेशा 1 रहेगा। डन। इसके बाद होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, जब आपका एडिशनल इनकम आता है यानी कि जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपका खर्चा कितना रुपया से बढ़ जाता है। आपका इनकम अगर बढ़ता है 100 रुपया से तो आपका खर्चा कितना रुपया से बढ़ जा रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आपका एडिशनल इनकम आ रहा है तो उसमें से आप कितना खर्चा बढ़ाते हैं, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। आपका 100 रुपये से इनकम बढ़ा है तो आप 80 रुपये से आपका कंजम्पशन बढ़ा दिए, तो आपका एमपीसी कितना रहेगा 0.8। ठीक है, अब एमपीएस का बात करते हैं कि आपका एडिशनल इनकम से आप कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, यानी आपका जब पैसा अगर 100 रुपये से बढ़ता है, आपका सैलरी 100 रुपये से बढ़ता है, तो आप कितना रुपया से अपना सेविंग बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, आउट ऑफ टोटल इनकम, आउट ऑफ एडिशनल इनकम हाउ मच इज सेव्ड, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, एग्जांपल है इफ इनकम इंक्रीजेज बाय 100 एंड कंजम्पशन इंक्रीजेज बाय 80, तो इसका मतलब कि सेविंग आपका 20 रुपये से बढ़ रहा है। सेविंग अगर आपका 20 रुपये से बढ़ रहा है तो एवरेज, यहाँ पर एवरेज हो गया, यहाँ पर एम होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा 20/100 0.2। ठीक है, हो गया, ये भी हमारा डन हो गया। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कि मल्टीप्लायर क्या है। देखो मल्टीप्लायर शोज हाउ ए स्मॉल इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग लीड्स टू लार्जर टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट। क्या आइडिया है, की आइडिया हम लोग का ये है कि अगर एक पर्सन स्पेंडिंग करता है तो दूसरे का इनकम बन जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है मल्टीपल राउंड ऑफ स्पेंडिंग होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट कर जाता है मोर देन द ओरिजिनल अमाउंट स्पेंड। शुरुआत में हम लोग 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से हम लोग को इनकम जो है, देश का इनकम 500 करोड़ बढ़ गया, 500 करोड़ हो गया। ये जो मल्टीप्लायर है इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1/1 माइनस एमपीसी, या फिर इसको आप कह सकते हैं 1/एमपीएस। ठीक है, चलो इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जहां पर ए जो है वो कांस्टेंट है, बी जो है वेरिएबल है, और वाई जो है इनकम है। ठीक है, तो ए कांस्टेंट है मतलब कि फूड और मेडिसिन। ठीक है, ये क्या है, सी क्या है, सी है कंजम्पशन, आप कितना कंजम्पशन करते हैं, तो आप ए तो कंज्यूम करते करेंगे ही, ए चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो आप ए तो कंज्यूम करेंगे। ए के अंदर आता है मेडिसिन और ए के अंदर आता है फूड, ऐसा खर्चा जो कि कांस्टेंट है, ये होगा ही, ऐसा खर्चा करना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि बिना भूख मतलब बिना खाना तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो तो खर्चा करना ही पड़ेगा आपको, मेडिसिन तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये एक मिनिमम खर्चा है, कांस्टेंट खर्चा है, चाहे आपका पैसा आए चाहे नहीं आए, इतना आप कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट खर्चा है। प्लस बी जो है, बी ये एडिशनल खर्चा होता है, बी एडिशनल खर्चा जो कि आपका इनकम के साथ बढ़ता है। आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका बी वाला खर्चा भी बढ़ेगा, यानी बी जो है वेरिएबल है, बी के अंदर आता है कार, वॉच, फोन, क्लॉथ। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो कि कुछ भी पैसा नहीं रहेगा तो मैं वॉच नहीं पहनूंगा, लेकिन मेरे पास मान लो कि 1 लाख रुपया है तो मैं हो सकता है कि 10,000 का वॉच पहनूं। अगर मान लो कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया है तो मैं हो सकता है कि 4-5 लाख रुपया का वॉच पहनूं, घड़ी पहनूं, कपड़ा पहनूं, है ना। तो ये जो कुछ खर्चा है जो कि इनकम के साथ बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, और वाई हमारा इनकम हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया वॉच, ठीक है, क्लोथ्स एटसेट्रा। तो ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन ए प्लस बी वाई। ठीक है, इसके बाद पर कैपिटा इनकम हम लोग देखें। पर कैपिटा इनकम हम लोग समझे एवरेज इनकम पर पर्सन इन कंट्री इन ए गिवन ईयर। फॉर ग्लोबल कंपैरिजन per capita income is usually calculated in US dollars. Institutions like World Bank and IMF use per capita income to classify countries as low income, low and middle income countries, upper and middle income countries and high income countries. ठीक है, पर कैपिटा इनकम का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। सिग्निफिकेंस क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटर कंट्री कंपैरिजन करने में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, पॉलिसी मेकर को हेल्प करता है टू एसेस लिविंग स्टैंडर्ड्स, एक कंपोनेंट है इन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लिमिटेशन क्या क्या है, इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देता है, इन्फ्लेशन इफेक्ट इसके अंदर रहता ही है। ठीक है, इसके बाद नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस, इन्वायरमेंट, और इसी की वजह से ये ट्रू वेलफेयर मेजर नहीं है। ठीक है, इसके बाद जीबीए क्या है और जीबीए और जीडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जीबीए क्या होता है,
वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा आप सिर्फ वो वाला ये चार्ट, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर समझे थे, ये वाला, ये हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट ले रहे हैं और जो भी इसके बीच में इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ है उसको माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम केक बना रहे हैं, ठीक है, केक में मेरा लग रहा है 500 रुपया, केक बनाने में 500 रुपया लगा है। ठीक है, इसके अंदर अंडा भी है, ठीक है, अंडा ये हम यूज़ किए थे 200 रुपये का। ठीक है, तो ये जो अंडा है ये तो केक के अंदर घुस गया ना, ये तो अंडा केक के अंदर घुस गया है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया है और ये मेरा फाइनल गुड्स है। तो ये फाइनल गुड्स के अंदर जब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा को कम कर देंगे तब हम लोग का मेन वैल्यू एडेड निकलेगा, और यही यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, इट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर। देखो हर एक सेक्टर का हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो वैल्यू ऐड हो रहा है वो किसी टाइम स्टेज में हो रहा है। देखो पहले यहाँ पर ऐड हुआ, फिर यहाँ ऐड हुआ, फिर यहाँ ऐड हुआ, फिर यहाँ ऐड हुआ। ठीक है, तो शुरुआत में जो ऐड हुआ ना, ये जो शुरुआत में ऐड हुआ है 60 रुपया, ये किसकी वजह से ऐड हुआ, प्राइमरी सेक्टर की वजह से ऐड हुआ। ठीक है, क्योंकि सीड्स हम लोग निकाले हैं और फिर शुगर केन बनाए हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके बाद देखो शुगर केन आया, शुगर केन को हम लोग प्रोसेस किए और प्रोसेसिंग करके उसको शुगर बना दिए, तो ये क्या हुआ, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर हुआ। ठीक है, तो इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर ही हुआ क्योंकि हम लोग शुगर से फिर आइसक्रीम बना दिए, प्रोसेस कर दिए, तो ये दोनों जो निकला ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर निकला, ये और ये निकला हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम को मार्केट में बेचे, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर यूज़ किए, और यहाँ पर हम लोग यूज़ किए मार्केटिंग एड, तो यहाँ पर हम टर्सरी सेक्टर को इस्तेमाल किए, और यहाँ पर टर्सरी सेक्टर की वजह से हम लोग का इतना रुपया वैल्यू ऐड हुआ। ठीक, तो टर्सरी सेक्टर की वजह से हुआ, जो तीनों सेक्टर मिल करके कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, तो तीनों सेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 50 रुपया, सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 280 रुपया, और प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 60 रुपया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है, इट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज टू द इकोनॉमी। इट इज कैलकुलेटेड एट बेसिक प्राइसेस, इट एक्सक्लूड्स टैक्स एंड इंक्लूड्स सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जीवीए हेल्प्स टू एनालाइज सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जीवीए वर्सेस जीडीपी। डेफिनेशन दोनों का दिया हुआ है, जीडीपी का डेफिनेशन क्या था, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, और जीवीए का क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, जीवीए जो है वो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन को मेजर कर लेता है, और जीडीपी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करता है। प्राइस बेसिस क्या है, जीडीपी जो है वो बेसिक प्राइस में कैलकुलेट होता है, लेकिन जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस में कैलकुलेट होता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, जीवीए का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और जीडीपी का क्या फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूजफुलनेस क्या है, जीवीए जो है वो सेक्टोरल एनालिसिस अच्छा देता है हम लोग को, और जीडीपी क्या हम लोग को बेटर कंपैरिजन देता है फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन और ओवरऑल ग्रोथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ को समझा है। चलो दोस्त समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग नेशनल इनकम का थ्योरी देखे हैं, तो इसको समझते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें कि नेशनल इनकम के लिए ना लोग मोस्टली जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, जीडीपी को ही कंसिडर करते हैं और जीडीपी का ही बात करते रहते हैं, जीडीपी को समझते हैं जीडीपी क्या होता है, साथ में जीएनपी भी जीडीपी के जैसा ही है, जीएनपी को भी समझ लेंगे। लेकिन एक्चुअली में नेशनल इनकम जो है ना जीडीपी या जीएनपी से नहीं निकलता है, वो निकलता है एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम जीडीपी नहीं है या नेशनल इनकम जीएनपी नहीं है, नेशनल इनकम क्या है, एनएनपीएफसी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जीडीपी सबसे पहले देखते हैं, जीडीपी क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है ये समझेंगे, फिर जीएनपी भी देखेंगे, एनएनपीएफसी भी देखेंगे। सबसे पहले जीडीपी और जीएनपी को समझते हैं। देखो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसका टोटल मार्केट वैल्यू कितना है। एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसका मार्केट वैल्यू कितना है, टोटल मार्केट वैल्यू ही
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल भारत में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसका मार्केट वैल्यू टोटल कर दो, वही निकल के आएगा जीडीपी। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी इंडिया में 25,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया, जेफ बेजोस 10,000 करोड़ का किया यहाँ पर प्रोडक्शन, बिल गेट्स ने 30,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया, एलन मस्क 90,000 करोड़ का किया, लेकिन वो इंडिया में नहीं करके अमेरिका में किया। ठीक है, और मुकेश अंबानी 90,000 करोड़ प्रोडक्शन किया रशिया में। तो जो सिर्फ इंडिया में किया है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इंडिया में जो जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो सारा का मार्केट वैल्यू जोड़ देंगे, वही निकल जाएगा जीडीपी। तो मुकेश अंबानी इंडिया में 25,000 करोड़ का किया, ले लेंगे उसको, काउंट कर लेंगे। बिल गेट्स 30,000 करोड़ किया खर्चा और प्रोडक्शन किया इंडिया के अंदर, उसको काउंट कर लेंगे। जेफ बेजोस 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, प्रोडक्शन किया इंडिया के अंदर, उसको इंक्लूड कर देंगे। लेकिन इलॉन मस्क वो भी प्रोडक्शन किया, लेकिन इंडिया में नहीं किया, अमेरिका में किया, बाहर में जाओ, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिर्फ हम तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसका टोटल मार्केट वैल्यू ही जीडीपी कहलाएगा। अब मुकेश अंबानी रशिया में जाकर के प्रोडक्शन किया है, वो भी हमको नहीं देखना है, हम तो सिर्फ इंडिया को ही देख रहे हैं। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज जितना बना है, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। इसके बाद है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब होता है कि नेशनल लोगों ने किया है, रेसिडेंट्स ने किया है, भारतीयों ने बनाया है। तो भारतीयों ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वहां पर हो, चाहे वहां पर हो, चाहे वहां पर हो, या स्पेस में ही क्यों ना हो, भारतीयों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, उसका टोटल मार्केट वैल्यू ऐड कर दो, निकल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो भारतीयों ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बाहर में हो, उन सब का मार्केट वैल्यू जोड़ देंगे, निकल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब कि इंडियन नेशनल ने बनाया है या किसी नेशन का नेशनल ने बनाया है। ठीक है, तो अगर मुकेश अंबानी 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है, प्रोडक्शन किया है इंडिया के अंदर, तो वो जीएनपी के अंदर आएगा। लेकिन बिल गेट्स 30,000 रुपया खर्चा किया है, 30,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है इंडिया के अंदर, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडियन नेशनल ने नहीं किया है, वो जीएनपी के अंदर नहीं आएगा। इंडिया में भले हुआ है, लेकिन इंडियन नेशनल ने तो नहीं किया है, तो वो नहीं आएगा। मान लो मुकेश अंबानी 90,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करता है रशिया के अंदर, तो रशिया के अंदर कर रहा है, लेकिन वो इंडियन तो है, वो नेशनल तो है, इंडियन नेशनल है, तो उसको हम लोग जीएनपी के अंदर कंसिडर करेंगे। वो भी जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है रशिया के अंदर मुकेश अंबानी, उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप समझ गए जीडीपी और जीएनपी को। ठीक है, अब एनएनपीएफसी को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनएनपीएफसी ही सही का नेशनल इनकम है। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये ट्रू इनकम ऑफ कंट्री दिखाता है, ये एक्चुअल इनकम है अर्न बाय रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स जो है वो डोमेस्टिकली या फिर अब्रॉड कितना अर्न कर रहे हैं, इसको ही हम लोग एनएनपीएफसी कहते हैं। तो आपको दिखेगा हमेशा जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी अभी हम लोग कैलकुलेट किया ना, जीडीपी का मतलब क्या था, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, उसका टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, यानी टोटल मार्केट प्राइस कितना है। तो हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखें, लेकिन असली का इनकम कौन सा होता है, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको अगर कन्वर्ट करना पड़ा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडी को प्लस करेंगे, तो हम लोग को एनएनपीएफसी निकल के आ जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करने से ना ग्रॉस बदल जाता है नेट में। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक में अगर हम लोग एनएफआईए को जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं, तो वो नेशनल बन जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ही रहता है और मार्केट प्राइस है, उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट में लाना चाहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इसको हम लोग कर देते हैं, तो निकलता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएफआईए क्या होता है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा इंडिया का खिलाड़ी है, इंडिया का खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में जाके गया है और वहां से पैसा कमा करके लाया है 2,000 करोड़ रुपया। ठीक है, साउथ अफ्रीका से एक खिलाड़ी आया था एडन मार्करम, वो साउथ अफ्रीका से आया था, और वो जो है इंडिया में आकर के पैसा कमाया है आईपीएल के अंदर। और कितना पैसा कमाया है वो कमाया है 500 करोड़ रुपया। तो नेट में इनकम कितना आया है इंडिया के पास, इंडिया के पास नेट में कितना इनकम आया, 1500 करोड़ रुपया आया नेट में इंडिया के पास। ये नेट में फैक्टर इनकम इंडिया के पास आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो हम लोग तीन चीज देख लिए, एनएनपीएफसी देख लिए जो कि एक्चुअल में नेशनल इनकम कहलाता है,
फिर जीडीपी को भी देख लिए, क्योंकि जीडीपी से ही ना बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज के बीच में। जीडीपी भी देख लिए, जीएनपी भी देख लिए। देखो जीडीपी का कुछ लिमिटेशन है। जीडीपी जो है वो सिर्फ यही देखता है कि आपने पैसा कितना अर्न किया, ये नहीं देखता है कि आप खुश कितना है, आपका हेल्थ क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ये नहीं देखता है। जीडीपी का जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप इनकम इनक्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ आप ये देख लेते हैं कि देश का कितना इनकम है। देश में हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा लोग है जिसका इनकम ही नहीं है, तो वो इसमें कंसिडर नहीं होता। जीडीपी में सिर्फ देखते हैं देश का कितना इनकम है, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी इग्नोर कर देता है, ठीक है। आप मान लो कि आपका देश बहुत पैसा अर्न कर रहा है, आपका देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन आपके देश में क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है इसके अंदर। जीडीपी को कैलकुलेट करते समय हम लोग मेजर नहीं करते हैं वेलबींग, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। ब्लैक इकोनॉमी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जैसे इलीगल प्रोडक्ट हो गया, दारू का जो सेल हुआ, ठीक है, अल्कोहल का जो सेल हुआ, उसमें जो हम लोग का प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो इलीगल है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक लिमिटेशन है। इसके साथ साथ हम लोग क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग बनाएंगे उसका मार्केट वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है कि घटिया क्वालिटी का हो, तो वो तो नहीं दिख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जितना बना है उसका वैल्यू कितना है। हो सकता है कि खराब बन गया हो, तो वो तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी को मिस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, जीडीपी समझ लिए हम लोग। देखो जीडीपी जो है जब आप समझ लोगे तब आपके पास एक नया प्रॉब्लम आएगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, वो समझते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है नाम का, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब कि नाम का जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब असली जीडीपी, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होता है, जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जब आप करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आप बेस ईयर का प्राइस में कैलकुलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं लोग रियल जीडीपी। और जीडीपी डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना, और डिफ्लेट का मतलब हो गया पचकाना। तो जीडीपी जब इन्फ्लेट हो गया है, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेटेड होता है, उसको हम लोग पचका देते हैं तो रियल बन जाता है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, इन्फ्लेटेड नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट कर देता है। जो नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन है उसको हटा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि इंडिया ने 1000 स्मार्टफोन बनाया है 2011-12 में, तभी एक स्मार्टफोन का प्राइस 8000 था। इसके बाद इंडिया ने 1000 स्मार्टफोन बनाया 2025 में, सेम स्मार्टफोन बनाया है, अभी उसका प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से 12,000 रुपया पर फोन है। नॉमिनल जीडीपी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर का प्राइस। तो करंट ईयर का प्राइस कितना है 12,000, तो हम लोग का नॉमिनल जीडीपी निकलेगा 12 लाख रुपया, ठीक है। इस 12 लाख रुपया के अंदर इन्फ्लेशन भी एडेड है ना। इसके बाद हम लोग रियल जीडीपी निकालेंगे, 2025 का रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हम लोग कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर का प्राइस। तो बेस ईयर का प्राइस तो 8,000 रुपया था, तो 1000 गुना 8,000 निकला 8 लाख। तो रियल जीडीपी निकला 8 लाख और नॉमिनल जीडीपी निकला 12 लाख, ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या करेगा, ये जो 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है ये बता देगा कि ये डिफरेंस जो है ये इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को पचकाना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे रियल जीडीपी से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा हम लोग का जीडीपी डिफ्लेटर। कितना निकला 150, मतलब कि प्राइस जो है वो 50% से बढ़ गया है और 150% हो गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। नॉमिनल जीडीपी जो है वो 12 लाख है और रियल जीडीपी जो है वो 8 लाख है। आपको निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। आपको निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, ठीक है। निकाल पाओगे आप, निकाल तो लोगे, मैंने लॉजिक आपको समझा दिया। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, डिफ्लेट करना होता है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया है उसको डिफ्लेट कर दो, पचका दो। क्यों क्यों बढ़ गया था वो, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन भी घुस गया है, ठीक है। हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर क्या करेंगे, नॉमिनल को धरेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो पचक जाएगा। डिवाइड कर देंगे किससे, रियल जीडीपी से, बस हमारे पास निकल के आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, ठीक है। प्रोपेंसिटी का मतलब था टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि आपका कितना टेंडेंसी है कि आप कंज्यूम करते हैं यानी कि खर्चा करते हैं, और प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब कि आपका कितना टेंडेंसी है कि आप सेव करते हैं पैसा को। तो दो तरीके से हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं और प्रोपेंसिटी टू सेव निकालते हैं। एक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव, चलो एक है एपीसी और एपीएस। एपीसी एपीएस मिल करके एक होता है। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने का आपका एवरेज टेंडेंसी कितना है।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप कितना अमाउंट कंज्यूम करते हो आउट ऑफ योर टोटल इनकम, इसको बोल दिया हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज में आपका कितना प्रोपेंसिटी है, टेंडेंसी है खर्चा करने का। इसके बाद एपीएस, एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, आपका कितना टेंडेंसी है कि आपने टोटल इनकम का कुछ सेव कर लेते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि अमाउंट सेव्ड अपॉन टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जांपल, राम अगर 100 रुपए अर्न कर रहा है और 20 रुपए सेव कर ले रहा है, इसका मतलब वो कंज्यूम करता होगा 80 रुपया, है ना। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, एवरेज इनकम स्पेंड अपॉन टोटल इनकम। एवरेज वो 80 रुपीज खर्चा कर रहा है ना, 20 रुपया सेव कर रहा है तो 80 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 80 अपॉन 100, 0.8 हो गया उसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलेगा, सेविंग्स अपॉन इनकम, तो 20 अपॉन 100, 0.2। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकला 0.2, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकला 0.8। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 निकलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। चलो ये हम लोग समझ लिए, तो हम लोग एवरेज वाला गेम समझ लिए। अब एमपीसी और एमपीएस देखते हैं। एमपीसी और एमपीएस क्या होता है, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीसी का मतलब क्या बोले, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो आपका खर्चा कितना से बढ़ रहा है, इस प्रोपेंसिटी को हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो एमपीसी और एमपीएस देखते हैं। एमपीसी एमपीएस दोनों मिलकर के भी वन ही होता है। तो एमपीसी देखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपका इनकम कितना बढ़ता है कि आप कितना खर्चा करते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड अपॉन एक्स्ट्रा टोटल इनकम। आपका इनकम मान लो कि 100 रुपए से बढ़ गया है, तो आप अपना सेविंग्स 100 रुपए से बढ़ा दिए, यानी कि आप कंजम्पशन 80 रुपए से बढ़ा दिए होंगे, है ना। आपका इनकम 100 रुपए से बढ़ा तो आप सेविंग 20 रुपए बढ़ा दिए, तो हो सकता है कि 80 रुपए आप खर्चा कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड, आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना स्पेंड किया, 80 रुपया, आउट ऑफ कितना एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम था 100 रुपया, तो कितना निकला आपका एमपीसी, निकला 0.8। ठीक, अब इन द सेम वे हम एमपीएस देखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप कितना एक्स्ट्रा अमाउंट सेव कर रहे हो अपॉन एक्स्ट्रा टोटल इनकम। आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप कितना एक्स्ट्रा सेव कर रहे हो, इसको हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अगर आपका सेविंग जो है 20 रुपए से बढ़ गया, जब आपका इनकम अगर 100 रुपए से बढ़ा तो आपका सेविंग 20 रुपए से बढ़ गया, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना निकलेगा, 20 अपॉन 100, 0.2। ठीक है, तो एमपीसी निकाले 0.8, एमपीएस निकाले 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही निकल के आने वाला है। तो ये था, समझ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो हम लोग इकोनॉमिक एजेंट पढ़े थे, जहां पर हम लोग देखे थे ये कि जो बिजनेस फर्म होता है ना, वो प्रोडक्ट सर्विसेज बनाता है, और जो हाउस होल्ड होता है वो प्रोडक्ट सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे होता है, शुरुआत में हाउस होल्ड जो है वो लैंड लेबर कैपिटल देता है किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप देता है, कौन देता है, हाउस होल्ड देता है बिजनेस फर्म को, जिसके बदले में बिजनेस फर्म क्या देता है, वेजेस, रेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप मिल गया बिजनेस फर्म को, तो प्रोडक्ट बनाएगा। जब वो प्रोडक्ट बना लिया तो प्रोडक्ट को वो बेचेगा, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचेगा किसको, हाउस होल्ड को ही बेचेगा। और अगर हाउस होल्ड को वो बेच रहा है गुड्स सर्विसेज, तो हाउस होल्ड उसके बदले में आपको पैसा देगा, है ना। और ये पैसा से फिर वापस से आप वेजेस, रेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ये सब दे करके लैंड लेबर कैपिटल खरीदेंगे, फिर गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, और फिर आप हाउस होल्ड को बेचेंगे, हाउस होल्ड से फिर पैसा मिलेगा, और ये जो इकोनॉमी है ये लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक, लेकिन अगर आप इसी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस इकोनॉमी को फास्ट करना चाहते हैं और वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इंजेक्ट करोगे, आप इंजेक्शन करोगे। किस चीज का इंजेक्शन करोगे आप, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन करोगे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपोर्ट होगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे ना, तो यही इकोनॉमी ग्रो कर जाएगा और फास्ट ग्रो कर जाएगा, और इसके अंदर पैसा आने लगेगा, ज्यादा पैसा, और ये फास्ट लेवल में सर्कुलेट करने लगेगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि आप एक्सपोर्ट कर दिए तो आप बेनिफिट में रहे, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर भी कर दिया ना तो भी ये बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो कि गवर्नमेंट यहाँ पर 1000 करोड़ रुपया का खर्चा किया, ठीक है, तो 1000 करोड़ रुपया किसके पास आएगा, कंपनी के पास।
कंपनी क्या करेगा, इससे इससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ बनाएगा तो हाउस होल्ड इसके बदले में पैसा देगा, इस पर पैसा आ जाएगा, ये वापस से क्या करेगा, सबको पैसा देगा, वेजेस रेंट सबको पैसा देगा, सबको पैसा देगा, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, ये वापस से खरीदेगा, ठीक है। तो ये जो है मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो इसीलिए कुछ इंजेक्ट करने के बाद इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर जाएगा। कैसे इंजेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट के आधार पे, ठीक, इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है और एक्सपोर्ट होता है। लीकेज भी होता है, मान लो ये जो इकोनॉमी चल रहा है, ये इकोनॉमी को अगर स्लो करना है तो ये स्लो भी हो जाएगा। स्लो कैसे होगा, अगर हम लोग सेविंग्स ला दें, हम लोग टैक्सेस ज़्यादा लेने लगे या इंपोर्ट करने लगे, तब क्या होगा, लीकेज हो जाएगा। लीकेज हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो हम लोग का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये स्लो हो जाएगा और यहाँ पर इनकम कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब भी क्राइसिस आ जाता है, तो क्राइसिस आता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो है ना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो हम लोग इसको बूस्ट करने के लिए इंजेक्शन करना पड़ता है, यानी सरकार को खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, या फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो भी उससे भी बढ़ता है। अगर मान लो कि इकोनॉमी बहुत भयंकर चल रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया है, यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया, तो आप क्या करते हो, आप टैक्स लेते हो, ठीक है, आप टैक्स लेते हो और इम्पोर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप टैक्स लेते हो तो पैसा कम हो जाता है, मार्केट में पैसा कम हो जाता है, तो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है थोड़ा सा स्लो काम करता है और इसका वैल्यू कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाता है, तो लीकेज यहाँ से निकल जा रहा है और इंजेक्शन यहाँ से इंजेक्ट कर जा रहा है, यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, देखो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब आप 1 रुपया डाले हैं मार्केट के अंदर, तो वो 1 रुपया जो है ना, वो नेशनल इनकम को 4 रुपये से बढ़ा देता है, 5 रुपये हो जाता है। तो आप थोड़ा सा खर्चा करते हैं, वो स्पेंडिंग इनकम बहुत बढ़ाता है और बहुत लोगों का इनकम बढ़ाता है। तो सरकार मान लो कि 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, वो 100 करोड़ रुपया ना बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा और बहुत सारे लोगों का इनकम बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि आप थोड़ा सा करते हो लेकिन वो मल्टीप्लाई करके ज्यादा बढ़ जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर कहता है स्मॉल इंक्रीज इन स्पेंडिंग विल लीड टू लार्ज इनकम इंक्रीज या फिर लार्ज आउटकम इंक्रीज। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो है वो 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, हमारे इंडिया में एमपीसी है 0.8, ठीक है, और एमपीएस कितना हो जाएगा, तब अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस हो जाएगा 0.2, ठीक है। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है, 1 अपॉन एमपीएस, तो 1 अपॉन एमपीएस निकालेंगे तो 5 निकला है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर 5 है, इसका मतलब कि जो इनकम है ना वो भी 5 गुना हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो इनकम जो है सबका बढ़ करके 500 करोड़ हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया भी है, ठीक है, एक कहानी के माध्यम से, कि सरकार जो है वो 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, वो 100 करोड़ किसी के पास आएगा, किसके पास आएगा, लेबर के पास आएगा, फिर वो लेबर खर्चा करेगा, किसी और का हाथ में आएगा, वो और खर्चा करेगा, किसी और का हाथ में आएगा, ठीक है। ये हम लोग समझे हैं, इसको डिटेल में अगर आपको करना है तो आप इस टॉपिक का डिटेल में आप वीडियो देख लो, ठीक है, आपको मिल जाएगा ईएसआई का प्लेलिस्ट के अंदर मेरे चैनल में, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला हुआ भी है एक एग्जाम्पल, कि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करता है तो वो पैसा किसके पास जाता है, फैक्ट्रीज के पास पैसा जाता है, वो फैक्ट्रीज क्या करेगा, फैक्ट्री वर्कर को पैसा देगा, ये जो फैक्ट्री वर्कर को पैसा दिए हैं वो फैक्ट्री वर्कर फिर लोकली जाकर खर्चा करेगा, लोकली खर्चा करेगा तो लोकल लोगों के पास पैसा आ जाएगा, अगर लोकल लोगों के पास पैसा आ गया तो वो डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया तो वापस पैसा आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मल्टीप्लायर इफेक्ट, दोनों आप समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड भी हम लोग देखें। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि कंट्री में हम लोग वैल्यू का कितना बनाए हैं। ये जो है ना, ये नेशनल इनकम के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। कैसे, देखो, जितना वैल्यू आप प्रोड्यूस किए हैं वही तो आपका एक्चुअल में इनकम होगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक प्राइमरी सेक्टर का एक फार्मर है जिन्होंने सीड्स वाटर 40 रुपए का खर्चा किया और बना दिया शुगर केन उगा दिया। ये जो शुगर केन उगाया ये 100 रुपया में बेचा, ये फार्मर जो है 40 रुपए का सामान लेकर के शुगर केन बना दिया और शुगर केन को बेचा 100 रुपया में, तो यहाँ पर वैल्यू कितना ऐड हुआ, 60 रुपए का वैल्यू ऐड हुआ। इसके बाद ये शुगर केन जो भी ऑर्गेनाइजेशन लिया होगा, जो भी फैक्ट्री लिया होगा, वो फैक्ट्री क्या करेगा,
उसमें प्रोसेसिंग करेगा। तो मान लो 20 रुपए का प्रोसेसिंग किया, 20 रुपए का खर्चा लगा और प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करके शुगर बना दिया, और ये शुगर को बेचा हुआ 200 रुपया में, फैक्ट्री को बेच दिया। तो ये 200 रुपया में जो बेचा, यहाँ पर कितना का वैल्यू ऐड हो गया, 80 रुपए का वैल्यू ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो, अब जो है ये शुगर जो है कोई और आदमी प्रोसेसिंग करेगा और इसको बना देगा आइसक्रीम। तो प्रोसेसिंग करते समय कुछ खर्चा लगेगा, मान लो कि दूध का खर्चा हो गया, ठीक है, पाउडर का खर्चा हुआ, तो 100 रुपए का एक खर्चा भी कर दिया। तो शुगर में 200 रुपए का खरीदा था, 100 रुपए का खर्चा किया और 500 रुपए में बेच दिया। ये जो 500 रुपए में ये बेच दिया, तो कितना का यहाँ पर वैल्यू ऐड हुआ, 300 रुपया में से 500 रुपये में बेच दिया तो 200 रुपये का वैल्यू ऐड हुआ, 200 रुपये का वैल्यू ऐड हो गया यहाँ पर। अब ये जो आइसक्रीम है इसको मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी आइसक्रीम खरीदा था ना वो होलसेलर था, ये होलसेलर था। होलसेलर इसमें एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, होलसेलर इसमें ट्रांसपोर्टेशन किया, ठीक है, और फिर ये मार्केट में बिका। तो एडवर्टीजमेंट किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, इसके लिए 100 रुपये लग गया उसको, ठीक है। तो 100 रुपये यहाँ पर वो ऐड किया तो 650 रुपये में बेचा। यहाँ पर वैल्यू ऐड कितना हुआ, 50 रुपये वैल्यू ऐड हुआ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे टोटल हम लोग कितना वैल्यू ऐड किए, अलग अलग स्टेज में हम लोग कुछ कुछ वैल्यू ऐड किए हैं। एक में ऐड किए 60 रुपीज़, फिर किए 80 रुपीज़, फिर किए 200 रुपीज़, फिर किए 50 रुपीज़। तो टोटल हम लोग वैल्यू ऐड किए हैं इकोनॉमी के अंदर 390 रुपीज़। ये जो 390 है ये हम लोग का ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है, डन। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाला बात है कि जब आपका अलग अलग स्टेज में वैल्यू ऐड हो रहा है तो अलग अलग सेक्टर ही ना उस वैल्यू को ऐड कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखो, प्राइमरी सेक्टर वैल्यू ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर जो है वो वैल्यू ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर भी सेकेंडरी सेक्टर ही वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोसेसिंग करके, है ना। इसके बाद फिर ये फाइनल आउटपुट जब बन गया, यहाँ जब फाइनल आउटपुट बन गया तो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर की वजह से ये वैल्यू ऐड हुआ, ठीक। तो प्राइमरी सेक्टर भी कुछ वैल्यू ऐड करता है, सेकेंडरी सेक्टर भी कुछ वैल्यू ऐड करता है, और टर्सरी सेक्टर भी कुछ वैल्यू ऐड करता है। तो हर एक सेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है वैल्यू एडेड में, ठीक है। तो आप लेटेस्ट डेटा जरूर याद रखना कि लेटेस्ट में, यानी कि अभी 2025 चल रहा है, 2025 में टर्सरी सेक्टर का और प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जीवीए के अंदर, ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। जब जीडीपी आपको निकालना पड़ेगा जीवीए से, तो आप कैसे निकालोगे, जीवीए के अंदर टैक्स अर्नड बाय गवर्नमेंट इसको ऐड कर दोगे और सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट इसको माइनस कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा जीडीपी। जीडीपी यूजुअली बड़ा रहता है जीवीए से, ठीक है, तो आपको जीवीए छोटा दिखेगा, जीडीपी बड़ा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जीवीए के साथ हम लोग टैक्स भी तो जोड़ दिए हैं जो गवर्नमेंट लेता है और सब्सिडी को माइनस किए हैं। तो ऐसा हो सकता है रेयर केस में कि जीडीपी छोटा हो जाए, जीवीए ही बड़ा हो जाए। कैसे होगा, अगर हम लोग सब्सिडीज ज़्यादा दे रहे हैं और टैक्स कम ले रहे हैं, उस केस में हम लोग का जीडीपी छोटा हो सकता है, अदरवाइज जीडीपी हमेशा बड़ा रहेगा जीवीए से, ठीक है। ब्रॉडली आप समझ गए ये चीज़ को भी। चलो अब लास्टली हम लोग समझ लेते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। देखो जो हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं ना, उसको अगर हम लोग हर एक आदमी में बांट दें तो वही हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एवरेज इनकम पर पर्सन इन ईयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या देख लो, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी, डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो हर एक आदमी के पास कितना एवरेज इनकम है ये हम लोग को मालूम चल जाएगा। यूजुअली हम लोग पर कैपिटा इनकम जो है ना यूएस डॉलर्स में ही कैलकुलेट करते हैं। कारण क्या, क्योंकि हम लोग अलग अलग कंट्री का पर कैपिटा इनकम हम लोग कंपेयर कर पाए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है पर कैपिटा इनकम को यूज करके कंट्रीज को क्लासिफाई किया हुआ है। तो 4 क्लासिफिकेशन है कंट्रीज का, एक है लो इनकम कंट्रीज, एक है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, एक है अपर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, एक है हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पर एच होगा, हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो सबका कुछ पर कैपिटा इनकम का रेंज होता है। इंडिया जो है अभी लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के रेंज के अंदर आता है। 2025 का डेटा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का हिसाब से इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है वो 2696 यूएस डॉलर है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है वो 2878 यूएस डॉलर है। और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है वो 12,132 यूएस डॉलर है, ठीक। ओके, पर कैपिटा इनकम का सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है ये। हम लोग इंटर कंट्री का कंपैरिजन कर पा रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को असेस कर पा रहा है पॉलिसी मेकर्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये एक कंपोनेंट की तरह काम करता है।
लिमिटेशन क्या है, इन्फ्लेशन इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है, इनइक्वालिटी को ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। आई होप आपको चीज़ों को समझ में आसानी हुआ, ठीक है। अब हम लोग वीडियो को अंत करना चाहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट जो है वो मेरा दिन बना देता है, मैं दिन रात उस कमेंट को देखता ही रहता हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।